हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो हमने अपनी इंग्लिश की दोनों बुकें ख़त्म कर ली हैं क्लास 12th की। सो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद रिविजन्स। विद देखो, जब हमने एक बार चैप्टर गो थ्रू कर लिया, लाइन बाय लाइन रीडिंग कर ली, उसकी समरी समझ ली, वर्ड मीनिंग समझ लिए और क्वेश्चंस भी कर लिए। यस, और वो भी बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट टाइम में। या टाइम बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। आपको एक घंटे में कौन करवाएगा 2 घंटा, इसलिए बड़े चैप्टर का, क्योंकि लाइन बाय लाइन रीडिंग हो जाती है। सब कुछ कवर करवाया। लेट इट चेक आउट एंड इफ यू वांट एनीथिंग एल्स लेट कमेंट डाउन इट। सो मैं सारे कमेंट गो थ्रू करूंगी और मुझे पता चलेगा कि यार एक्चुअल नीड्स क्या है आप लोगों की। तो आज की इस वीडियो में आपको पता है हमारे पेपर बहुत ज़्यादा करीब हैं और ऑन 22nd Feb वी हैव अवर बोर्ड एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू फॉर दैट एग्ज़ाम फोड़ के आ जाना। और सेकेंड थिंग कि ये जो हमारा चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो हमारी वीडियो है, इसका मेन पर्पज़ रहेगा कि आप जब लिखोगे तो क्या कैसे लिखना है, कैसे चेकिंग होगी। जितनी मैंने वीडियोस देखी है, जितनी मेरी रिसर्च रही है, मैंने उस जितनी भी वीडियोस देखी है और जितना कमेंट टाइप देखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरे लिए एज वेल एज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो मैंने ये जो ओसवाल बुक्स की एक वो आती है PDF, वो डाउनलोड कर लिया है। इसमें खाली माइंड मैप्स रहते हैं और ये जो माइंड मैप्स हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्लस आप अगर सर्च मारोगे तो आपको भी ये मिल जाएंगी, बहुत ही इजीली अवेलेबल है नेट पे। तो मुझे लगा था कि पहले तो ये चैप्टर वाइज बनाएंगे, बट यस उन्होंने चैप्टर वाइज नहीं बनाई है। चैप्टर वाइज इन द सेंस कि मुझे लगा था लाइक जैसे कि ये तो राइटिंग का दे रखा है इन्होंने, जैसे कि ये फ्लैमिंगो बुक है ना, तो इसी का इन्होंने एक बना दिया, उसमें ही लास्ट लेसन उसमें ही ऐसा बना दिया। तो डोंट वरी, इससे हमारा मेन पर्सपेक्टिव नहीं कि हम सारा चैप्टर गो थ्रू करें। हमारा मेन पर्पस ये कि इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करके उनको आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, वो हमारा मेन फोकस है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेमिंगो बुक करेंगे और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी। सो इस पे लगे रहना, क्योंकि आपके लिए मैं श्योर हूँ आप कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से गैदर करके ही जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्लेमिंगो बुक की बात करती हूँ। फ्लेमिंगो बुक में हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं इंक्लूडिंग पोएम्स। ठीक है, टोटल 13 हमारे प्लस करके चैप्टर्स प्लस पोएम्स इस बुक में है। ठीक है, फ्लेमिंगो इधर प्रोज लिखे हुए हैं, प्रोज मीन्स चैप्टर, और इंक्लूड यहाँ पे क्या है, फ्लेमिंगो बुक की पोएम्स भी है। ठीक है, ठीक है, पोइट्री ये भी सारी हमें लिखी हुई है, तो दोनों हम पहले डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर था हमारा दी लास्ट लेसन। तो यहाँ पे मैं लास्ट लेसन वाले पार्ट को जूम करती हूँ। तो मेन थिंग आपको जो चैप्टर में पता होनी चाहिए वाइल रिवीजन, तो वो इसमें दे रखी है। सबसे पहली चीज आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, जो यहाँ पे दे रखा है अल्फोंसे डॉटेट। और मैंने आपको इनके बारे में ये कैसे थे क्या थे चैप्टर में बता रखा है, जब मैंने आपके साथ हमने सेल्फ स्टडी करी थी तब मैंने आपको बताया था। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो इसमें मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं, एम हैमल एंड फ्रांस। एम हैमल जो टीचर रहे हैं और फ्रांस जो स्टूडेंट रहा है, यानी जो बेसिकली यही 2 कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जिनकी बात करी गई है पूरे चैप्टर में। और यहाँ पे थीम दे रखा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइल योर लॉन्ग आंसर्स, मान लो 5 मार्क्स का कोई आंसर इस चैप्टर से आ जाएगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सारी चीजें वो लिखो जो कि है। सबसे पहले आपको ऑथर का नाम लिखना होता है, फिर आपको कैरेक्टर्स उसमें लिखने होते हैं, देन थीम और देन क्वेश्चन में जो पूछा है वो, क्योंकि दिस मेक्स दैट यस यू हैव रीड लाइन बाय लाइन द चैप्टर को आपने लाइन टू लाइन पढ़ा है, तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा मैटर करती है और एग्जामिनर को भी समझ में आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका थीम क्या है। द स्टोरी हाईलाइट्स द पेन ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस हु पुट ऑफ लर्निंग and one day realized that their mother tongue French would not be taught in school from the next day। तो ये जो स्टोरी है क्या हाईलाइट करती है, ठीक है, आप किसी भी जब थीम लिखते हो किसी भी स्टोरी का लिखते हो, नॉट इंक्लूडिंग द लास्ट लेसन और नॉट only for the last lesson but also for the other chapters, you can use the first line, the story highlights। जो जिन बच्चों को फ्रेम करने में दिक्कत आती है
तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये आप रट्टा मार सकते हो, द स्टोरी हाईलाइट्स, ठीक है, या फिर और वर्ड्स के गो थ्रू हम करेंगे, द स्टोरी इज अबाउट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टोरी इज अबाउट, और द स्टोरी टॉक्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वर्ड तो आप अपने मन से लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इससे हमें फ्रेमिंग ऑफ वर्ड का भी पता चल रहा है कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो क्या बताती है स्टोरी, किस बारे में थी स्टोरी, तो मैं इसका जल्दी से थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देने की आपको कोशिश करती हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले ऑथर ने बताई उस टाइम की स्टोरी है जब फ्रांस को पर्शियन वॉर हो रहा था। जब फ्रांस को पर्शियन वॉर हो रहा था तो ऑब्वियसली कौन जीता था, जो जर्मनी थी वो वॉर जीत गई थी, जिस कारण से जो फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट, अल्सासे एंड लोरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो किसके अंदर आ गए थे, ब्रिटेन के अंदर, बर्लिन के अंडर आ गए थे, ठीक है, बर्लिन के अंडर आ गए थे। और इस सब की खबर जो बुलेटिन बोर्ड होता है उस पर लिखी थी। लेकिन फ्रांस को इस सब बातों से अनजान था, वो अपना रोजाना की तरह स्कूल जा रहा था, एंड वाइल गोइंग थ्रू हिज वे उसने नोटिस किया कि मौसम बड़ा अच्छा है। फिर उसने नोटिस किया कि ये बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों है, तो मतलब खैर छोड़ो, मेरे को लेट हो रही है, मैं जाऊंगा। जाता है तो वहां पे एक वॉचर होता है जो उसको रोकता है कि अरे तुम आराम से जाओ, तुम लेट नहीं होगे। तो उसको लगता है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो फिर वो चलता है आगे। वॉचर कौन होता है, मुझे कमेंट में बताओ, मैं बता दूंगी वैसे वॉचर कौन था, चलो मैं बता ही देती हूँ। ब्लैकस्मिथ होता है, ब्लैकस्मिथ जो उसको बोलता है कि या भाई रुक जा, तू अभी लेट नहीं है, तू आराम से जा। तो वो बोलता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं चलता हूँ। फिर वो स्कूल पहुंचते तो फिर वो देखते कि एकदम साइलेंस है, एकदम कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं तो बेल रिंग करती है, बच्चे इधर से उधर भागते हैं, पर आज तो एकदम साइलेंस है, आज हुआ क्या है भाई। तो वो जाता है अंदर तो उसको दिखता है कि सब लोग एकदम साइलेंटली बैठे हुए हैं, और स्ट्रिक्ट टीचर जो टीचर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो क्लास में बैठा हुआ है, और उसके पास एक बड़ी सी रूलर है अपने अंडर आर्म्स के नीचे उसने दबा के रखी हुई है टीचर ने। तो स्टूडेंट जाता है, वैसे उसने क्या प्लान बनाया होता है, उसने प्लान बनाया होता है कि जब वो स्कूल नहीं पहुंचा होता है तो उसने प्लान बनाया होता है कि मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे भीड़ में जा रहे होंगे ना, भीड़ में घुस जाऊंगा, सर को पता भी नहीं चलेगा मैं लेट आया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब लोग पहले ही अंदर चले गए होते हैं। अब सब लोग पहले ही अंदर चले गए होते हैं तो वो सर को दिख जाता है, और सर उसको बड़े प्यार से कहते हैं, ओ फ्रांस आओ अंदर, हम तुम्हारे बगैर स्टार्ट कर देते, नहीं तो हम तुम्हारे बगैर कैसे स्टार्ट करते, तुम आओ बैठो, बहुत प्यार से बोला। ऐसा टीचर जो हमेशा स्ट्रिक्टली बोलता है उसने आज प्यार से बोला, आज क्या हो गया सर को, फ्रांस ऐसे सोचने लगा। थोड़ी देर अब उसको बैठे हुए कुछ टाइम ही हुआ था कि उसने नोटिस किया कि जो एमएमएल सर है उन्होंने बहुत ही बढ़िया ड्रेस पहनी है। अब क्या पहनी थी, ग्रीन कोट पहना था, एक शर्ट पहनी थी, हैट पहनी थी, ब्लैक हैट, सिल्क कैप, और साथ एम्ब्रॉयडर्ड था, सब कुछ बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडर्ड था, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे लोग जिसके फार्मर्स, मेयर्स, पोस्ट मास्टर और बहुत सारे लोग उधर आके गैदर्ड हो रखे थे, ठीक है। अब क्यों गैदर हो रखे थे मुझे कमेंट में बताओ, मैंने बताया क्यों गैदर हो रखे थे, ठीक है। और दूसरी बात कि जब फ्रांस को पता चला कि जो हम उनके सर हैं वो अब और नहीं पढ़ाएंगे, अब वो जर्मन पढ़ेंगे, फ्रेंच अब वो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं, मतलब उनको पढ़ना अलाउड ही नहीं होगा, बोलना भी अलाउड नहीं होगा। भाई अब कैसे हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है अगर तुम्हें बोल दे कि तुम हिंदी नहीं बोलो, तुम्हें बोलनी नहीं है हिंदी, या फिर जो भी तुम्हारी मदर टंग है, ठीक है, तुम्हें बोलनी नहीं है, तो बोलनी पढ़ भी नहीं सकते हिंदी, और तो दूर की बात, तुम्हें खाली बोलनी है इंग्लिश, बोलनी है और कुछ नहीं बोलना, ओनली स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा कभी हो सकता है नहीं। तो ये चीज हुई, लेकिन और इस बात सुन के तो भाई मतलब जैसे कि उसको एकदम शौक सा लग गया फ्रांस को। जब उसने बात सोची समझी तो फिर वो मतलब अभी उस बात सोच ही रहा था, समझ ही रहा था, उसको रिग्रेट फील हो रहा था कि वो पूरे साल के जितने साल वो स्कूल में रहा है उतने साल वो फ्रेंच उसने छुई तक नहीं, उसको कुछ अता पता नहीं अपनी मदर लैंग्वेज के बारे में, और इतना सब कुछ, और उसको पता ही नहीं है। कल भी उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए, उसने वो भी नहीं करा। अब क्या होता है, वो इतना सोच ही रहा होता है कि सर उसको खड़ा करते हैं, बोलते हैं कि फ्रांस मैंने तुम्हें पार्टिसिपल्स लर्न करने को बोला था, उठो और मुझे बताओ तुमने क्या पढ़ा। और फ्रांस ने सोचा था भाई मुझे जितना आता होगा मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उसकी मुंह तक नहीं खुला उनके सामने। अब जब मुंह नहीं खुला तो वो ऐसा हुआ कि क्या बोलूं मैं, चुप हो गया एकदम। तो एमएमएल सर जो है वो खड़े थे और थोड़ा उनको बुरा भी लगा, और उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, और इवन तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मेरी भी गलती है।
तुम्हारे पेरेंट्स ने जब तुम पढ़ रहे होगे घर में तो तुम्हें उठा के बोला होगा कि चल काम पे लग जा, थोड़े पैसे आएंगे। या फिर मैंने ही अपनी छुट्टियों में जब मेरे को फिशिंग करने का मन करता था मैं फिशिंग करने चले जाता था, तो क्लास की छुट्टी कर देता था, या फिर क्लास की जल्दी छुट्टी कर देता था। कभी क्लास लेता ही नहीं था, कभी क्लास की जल्दी छुट्टी कर देता था। और या फिर कभी तो मैं बोलता था जाओ मेरे प्लांट्स जो बाहर रखे उनको वाटर कर दो। इसमें मेरी गलती है जो तुम आज नहीं सीख पाए। लेकिन खैर, आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसको हमेशा याद रखना फ्रांस। अब देखो, हम हमेशा प्रोकास्ट करते रहते हैं कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, बट कल कभी आता नहीं। और अब देखो, अब तुम्हारे पास ऐसा टाइम हो गया है कि तुम चाहकर भी अब अपनी मदर लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। अब तुम्हें कैसे, मतलब तुम कभी बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई बोलेगा कि देखो इसे तो अपनी मदर लैंग्वेज आती नहीं है। तो लैंग्वेज इज वेरी प्रीशियस फॉर अस, ऐसे इन्होंने बताया था। ठीक है, अब एमएल को इधर एक इम्पोर्टेंट जानकारी कि जो एमएमएल थे उनको कितने साल का एक्सपीरियंस था, 40 साल का एक्सपीरियंस था, 40 साल का उनको एक्सपीरियंस था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर हमें 40 साल का एक्सपीरियंस था उनको, तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी लैंग्वेज को याद करो, मतलब कि अपनी लैंग्वेज को जानो पहचानो, कम से कम बोलना तो आए तुम्हें अपनी लैंग्वेज। ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द, अब वो उन्होंने बोला था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मतलब उससे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इस पूरी वर्ल्ड में नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो सबसे प्योरेस्ट लैंग्वेज है, उसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है, या फिर संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, ऐसी चीज बोलते हैं। तो फिर उन्होंने फिर एग्जाम्पल लिया कि फॉर एग्जाम्पल तुम कभी बाहर के देश में जाते हो, अब वहां पे तुम्हारा आईडी पासपोर्ट चोरी हो गया, अब लोगों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया कि तुम्हारे पास पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। वहां पे तुम बोलते हो कि तुम कौन सी कंट्री से हो, तो तुम बोलते हो कि मैं फलाना कंट्री से हूँ। हम तो बोलेंगे हम इंडिया से हैं, तो हमें बोलेंगे क्या, अच्छा तुम इंडिया से हो, तो वहां की मदर टंग क्या है, हिंदी, तो तुम हिंदी लिख के दिखाओ या फिर हिंदी बोल के दिखाओ। अब जब बंदे को हिंदी आएगी नहीं, बोलनी आएगी नहीं, तो कैसे पता चले। इंडिया, हमारे इंडिया में तो ऐसे कि बहुत सारे उसमें आते हैं, मतलब बहुत सारे कास्ट इश्यूज हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में ही जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती। तो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे, वही तो इंडिया एक अलग टर्म हो गया, तो इंडिया नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल इनके लिए ले लो फ्रेंच, फ्रेंच तो पूरे देश पे फ्रेंच बोली जाती है ना, ऐसा तो नहीं। अब ऐसा नहीं हमारे पूरे देश में हिंदी बोले जाए। अब तुम चले जाओ बंगाल में, बंगाल में कौन हिंदी बोलता है, तुम चले जाओ पंजाब में, पंजाब में कौन हिंदी बोलता है, नीचे साउथ में चले जाओ वहां कौन हिंदी बोलता है, कोई हिंदी नहीं बोलता। तो वही चीज है, इंडिया के लिए बात लागू नहीं होती। बाकी अगर तुम, हाँ, फ्रेंच की वाली बात होती है कि उसको पूरी कंट्री में सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है। अब पूरी कंट्री में फ्रेंच बोली जाती है तो फिर बोलेंगे फ्रेंच लिख के दिखाओ, बोल के दिखाओ। अब तुमने फ्रेंच पढ़ी ही नहीं है, अब तुम जर्मनी पढ़ोगे, तो अब तुम्हें कौन बोलेगा कि फ्रेंच वगैरह, फ्रेंच तुम्हें आती है कि नहीं आती। अब जब ये सर सारी बातें बता रहे थे तो उनका लेक्चर थोड़ा सा ही बंद हुआ, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा और फ्रांस ने नोटिस किया कि यार मुझे तो अब सब समझ में आ रहा है। वही चीज है ना, जिसको उन्होंने ध्यान तक कभी क्यों नहीं आ रहा था उसको समझ में, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था। आज उसको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अब इसके बाद उसको कभी अपनी लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसको अब इंटरेस्ट आ रहा है उसमें करने, और इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए उसको सब समझ में भी आ रहा है। अब अरे जो लोग थे जो उधर आ रहे थे तो वो लास्ट बेंच पे बैठ रखे थे। अब लास्ट बेंच पे क्यों बैठ रखे थे वो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि क्यों बैठ रखे थे। और क्या चीज थी इस चैप्टर में कि हाँ, एक बार तो उसको इतना गुस्सा आ जाता है फ्रांस को सोचते सोचते कि वो बोलता है कि जब एक पिजन बाहर बैठा होता है तो उसको देख के बोलता है यार इनको क्यों नहीं बोलते जर्मनी बोलने को, हमें क्यों बोलता है। इतना गुस्सा आ जाता है क्या ये बोल सकता है, अगर इनको बोलेंगे जर्मन में आवाज निकालने को तो क्या निकालेंगे जर्मन में आवाज। तो बोलता है नहीं ना, तो हमें क्यों ये ऐसे करते हैं, जर्मन की नहीं निकाल पाते ये, जब ये पक्षी, ये एनिमल नहीं बोल सकते तो हम तो इंसान है, हम क्यों बोलेंगे, कैसे हमसे जबरदस्ती बात मनवा लेंगे ये लोग। तो ऐसा वो बोलने लग जाते हैं। और यहाँ तक कि जब क्लास में एक बीटल, सब लोग, तो क्या होता है जब सुनने वाला काम कंप्लीट हो जाता है तो सर एमएमएल सर ना अपने साथ कुछ कर्सिव राइटिंग की बुक्स लेके आए थे जिसपे कर्सिव में वो लिखा था, फ्रेंच लिखा हुआ था। तो वो देते हैं बच्चों को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो खुद का करने लेते हैं, बाकी बड़े बच्चों को, फ्रांस जितने बड़े बच्चों को वो लिखने को देते हैं। सब लोग लिख रहे होते हैं। अब जब छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ बना रहे होते हैं, और उससे भी छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते वो बोलने का, पढ़ पढ़ के बोलने का ट्राई कर रहे होते हैं, बा बी बू बी बा बे वो जो भी था वो सब पढ़ने का ट्राई कर रहे थे। अब जब ये सब हो रहा होता है, एकदम क्लास एकदम साइलेंस होती है, तभी एक बीटल अंदर आ जाता है। अब नॉर्मल क्लास होती है, हमारी क्लास में ततैया आ जाता है या फिर कोई मधुमक्खी आ जाती है तो हम कैसे बोलते हैं ओ माय गॉड मम्मी, या फिर चूहा, मैं
चूहा ही आ जाए तो बोलते मैम मैम चूहा चूहा, ये आ गया वो आ गया, ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जबकि वो इतने छोटे बच्चे थे, हम बड़े बच्चे अगर आ जाए, कोई बंदर ही आ जाए या फिर कोई बंदर तो खैर बड़ी चीज हो गई, क्लास में 12th क्लास में तुम जाओ, वहां पे तुम्हारा कोई बीटल आ जाए तो फिर स्पेशली लड़कियां उछल कूदती, अरे ये क्या है ऐसे। पर वहां पे कोई भी बच्चा नहीं, इवन छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी नहीं उठे, मतलब कि रोए या फिर कुछ भी, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नो रिएक्शन वाली वीडियो की तरह हो गया सब कुछ, और चुपचाप अपना काम करते रहे। फिर लेसन खत्म हुआ, एमएमएल ने बोला, एमएमएल बोल ही नहीं पाए कुछ, और उन्होंने हाथों के इशारों से लेक्चर खत्म करते हुए बोला कि क्लास डिसमिस हो गई है और तुम जाओ। और बड़ा बड़ा बोर्ड पे क्या लिखा, वाइव लिव फ्रांस, ठीक है, फ्रांस लैंग्वेज हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये मैंने आपको दे दिया इस चैप्टर का समरी, ठीक है। धीरे धीरे सोवर सोवर समरी, अगर आपको समरी नहीं पढ़नी है तो आप स्किप कर लेना पोर्शन, मैं हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा देती रहूंगी जितना मुझसे होता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग की हमारी ऑथर के बारे में सब जानते हैं, एनीस जंग, ठीक है। आपको पता है लॉ स्प्रिंग में 2 स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरी है और 2 स्टोरीज है इसमें, ठीक है। ऑथर तो कैरेक्टर कौन है, द ऑथर जो एनीस जंग है, खुद की कहानी है ऑथर की। दूसरा है साहिब जो कि एक रैक पिकर है, और एक और है मुकेश बैंगल मेकर है। वैसे इसमें और भी कैरेक्टर्स है, बट दिस आर द 3 मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। अब थीम क्या है स्टोरी की, द स्टोरी इज अबाउट द utter poverty and the tradition in the life of a rag picker and the bangle maker which forced them to lead a life of exploitation। अब बेसिकली स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाली लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी। लॉस्ट स्प्रिंग के नाम का मतलब मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि होता है बेस्ट सीजन इज टेकन, बेस्ट सीजन जो है एक लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, एक बेस्ट सीजन है, लॉस्ट यानी कि वो बेस्ट सीजन उनकी लाइफ से ले लिया गया, यानी कि जो हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है बचपन, वो कुछ गरीब बच्चों से ले लिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, होता क्या है बेसिकली स्टोरी में। सबसे पहली स्टोरी आती है अबाउट द साहिब रैक पिकर। तो एनीस जंग उसको फर्स्ट टाइम कब दिखती है, कब मिलती है उससे, तो जब एनीस जंग ऐसी बाहर होती है, घूम रही होती है, टहल रही होती है, तो वो देखती है कि कुछ रैक पिकर्स अपने घर में होती है। फिर जो रैक पिकर्स होते हैं ना, वो एकदम बर्ड्स की तरह आते हैं, मतलब एक तो सुबह सुबह आते हैं और दूसरी बार इवनिंग बर्ड्स की तरह कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं, मतलब शाम के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही कचरा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, ठीक है। और फिर उनको पूछे तुम ऐसा करते क्यों हो, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं हमें बहुत मजा आता है ये सब करने में, कभी कभार तो हमें ना 10 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का बहुत कुछ मिल जाता है और हमें इनको ढूंढने में ना बड़ा मजा आ जाता है, ठीक है, और बहुत मजा आता है इसलिए हम ये वाला काम करते हैं, ठीक है। तो फिर साहिब से वो पूछती है अच्छा ऐसी बात है, तो तुम कहाँ रहते हो, और पहले कहाँ रहते थे, ऐसे वैसे बात होने लगती है। तो साहिब बताता है कि पहले, मैं बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो अभी बहुत टाइम से इधर ही रह रहा हूँ, लेकिन बहुत पहले की बात है, मैं ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में रहता था। ढाका एक जगह है, वहां पे रहता था, ठीक है, उनके बीचों बीच रहता था। मेरा घर जो था ना वो बहुत ज्यादा, मुझे तो अभी याद भी नहीं है क्लियरली कैसा मेरा घर था, लेकिन हम लोग उधर से छोड़ के आ गए, इधर आ गए, ठीक है ना। क्यों आ गए इधर छोड़ के, तो वो बताता है कि अरे उधर ना बहुत ज्यादा ना स्टॉर्म वगैरह आते थे, तो जिस वजह से हमारे खेत वगैरह खत्म हो जाते थे, खाने के लिए कुछ बचता नहीं था और क्षति उड़ जाती थी, तो इसलिए ये उसकी मेरी मम्मा ने बताया ऐसा सब कुछ होता था, इसलिए हम इधर आ गए। मेरे को तो याद भी नहीं है कि कैसा था मेरा घर, ऐसा साहिब बोलता है, ठीक है। और फिर इसलिए क्या बोला गया ऑथर ने, इसलिए बोला था कि इसी कारण से उन्होंने जो गोल्ड के लिए, गोल्ड किसको बोला गया, ये जो रैक पिकिंग है इसके लिए अपने गांव को छोड़ दिया था और अब वो बस्तियों में रहते थे। बस्तियां कहाँ पे, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर जो ऑथर थी उन्होंने उससे पूछा अच्छा ठीक है तुम ये काम करते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वो कहता है कि स्कूल नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती क्योंकि इधर आसपास है ही नहीं कोई स्कूल, तो मैं कहाँ से जाऊं। ऐसा कौन बोलता है, साहिब बोलता है। तो जो एनीस जंग होती है वो उससे ऐसी सिली वे में केयरलेसली पूछ, वो उसको समझ में नहीं आता उस टाइम पे, मतलब समझ में आ रहा होता है वो क्या बोल रही है, बट उसको ऐसी जिस वे में वो बोल रही होती है वो मजाक के मूड में होती है। लेकिन साहिब इस बात को सीरियसली लेता है। वो क्या बात होती है, वो उससे बोलती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने आओगे। तो फिर जो साहिब होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ ऑब्वियसली मैं आऊंगा, ठीक है। तो बात खत्म होती है, दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एनीस जंग फिर घूम रही होती है, घूमने का ही काम है, घूमती रहती है। तो फिर जो बच्चा है वो आता है उनके पास साहिब, और वो उनसे पूछता है कि आपका जो स्कूल आप बना रहे थे वो बन गया। तो फिर तो एनीस जंग को तब रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कर दी है, मतलब कि यू अंडरस्टैंड, उन्होंने एक ऐसा फॉल्स प्रॉमिस कर दिया जो वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
तो फिर उनको समझ में नहीं आता, वो गिल्टी फील करती है कि उन्होंने एक मासूम के बच्चे के साथ इतना बड़ा घिनौना मजाक कर दिया। और फिर वो उनको बोलती है कि बेटा थोड़ा टाइम लगता है स्कूल बनने में। तो फिर वो इस हाथ में बैठा होगा, कब स्कूल बनेगा, मैं कब जाऊंगा। आज तक वो सपना शायद उसका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस चैप्टर में तो नहीं हुआ है। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। कि उन्होंने बोला अच्छा, तो ये सब करके उसकी स्माइल जो थी ना थोड़ी सी कम हो गई कि चलो स्कूल बनने में भी टाइम है। तो जब ये सब हुआ तो जो एनिस जंग थी तो उसको बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील हुआ, उसको लगा कि मैंने कितना फॉल्स प्रोमिसेस कर दिए इसके साथ। तो उसको बोलता है कि छोड़ो, मैं ही अकेली थोड़ा हूँ जिसने किया है। छोड़ो इन द सेंस कि वही अकेली नहीं है जिसने उसके साथ ऐसे बोलते। ऐसे बच्चों के साथ तो लाखों करोड़ों फॉल्स प्रोमिसेस होते रहते हैं। लोग इनसे पता नहीं कितना वादा करते हैं और फिर उसको पूरा भी नहीं करते। अभी तक लोग किसको कराएगा? नेताओं को। हमें वोट दे, हम आपके यहाँ पानी लगाएंगे, हमें वोट दे, हम आपके यहाँ बिजली पहुंचाएंगे एकदम फ्री में, गैस का भाव कम करेंगे। तो उन्हीं को बोला गया, जो कि कभी सच नहीं होता। सो अब आप भी 18 साल के हो जाएंगे इंक्लूडिंग मी, तो सोच समझ के वोट करना जिसको भी करोगे। मैं तो कर नहीं पाऊंगी, छोड़ो क्या कर सकते हैं। आगे चलो देखते हैं, स्टोरी में बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ मंथ बाद एनी जब उसको मिलती है तो फिर वो उसका नाम ही नहीं पता होता, उसको ऐसे ऐसी करके बुलाती होती है। तो फिर उससे नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अपना पूरा नाम बताता है, साहिबे आलम। तो बोलते, तो वो जब ये बात सुनती है ना तो एनी जब को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि साहिब आलम, क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता भी है? तो साहिब बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो बोलते तुम्हारे नाम का मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब बताओ, ये आयरनी नहीं हो गई कि जो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है वो यहाँ पे रैक पिकिंग कर रहा है, कचरा कूड़ा उठा रहा है? बताओ, ऐसी बात हो गई। ठीक है, तो जब वो सब गौर से सोचती है तो वो देखती है कि वो जो ये है क्या नाम है साहिब, और उसके जो दोस्त हैं वो नंगे पैर चल रहे हैं। तो वो उनसे पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों चल रहे हो? ठीक है, तो वो उसके एक उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी ना ऊपर रखे हुए होते हैं तो निकालती नहीं है, और मुझे पसंद भी नहीं, मैं पहनता नहीं। तो दूसरा बोलता है मैं पहनना तो चाहता हूँ पर मेरे पास है ही नहीं। और तीसरा बोलता है कि आ, मुझे तो चप्पल वगैरह नहीं पसंद, मुझे शूज पसंद है, मुझे काश शूज मिल जाए, मजे आ जाएंगे, मुझे तो बहुत पसंद है शूज पहनना। ऐसे तीसरा बच्चा बोलता है। और तब एनिस जंग को अपनी एक ट्रैवलिंग स्टोरी याद आती है कि जब वो एक बार जा रही होती है तो उसे अपनी ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे पुअर लोगों को देखा हुआ है जो नंगे पैर मूव कर चलते हैं। और जब उनसे रीजन पूछते हैं कि आप नंगे पैर क्यों चल रहे हो, तो उनका एक ही रीजन होता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है नंगे पाँव चलने का। ठीक है, आपसे मतलब नहीं, ऐसे वे भी नहीं, केवल ट्रेडिशन इन द सेंस कि नंगे पाँव ही चलते थे पुराने जमाने के लोग। जब हम मंदिर जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, जब हम किसी पिलग्रिमेज जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, तो वही हमारा ट्रेडिशन है, तो इसलिए हम नंगे पाँव चल रहे हैं। लेकिन एनिस जंग नहीं मानती है। एनिस जंग के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बहाने हैं पोवर्टी को छुपाने के लिए, कि इंडिया में इतनी ज्यादा पोवर्टी है तो उस पोवर्टी ये सामने इतनी ज्यादा पोवर्टी सामने ना आए, तो उन सबके बहाने हैं ये। ठीक है, ऐसा सब कुछ सिर्फ। ठीक है, फिर आगे उसको एक और चीज याद आती है कि एक बार क्या होता है कि जो हाँ, तो जब वो देखती है ना उनके शूज पे, तो फिर वो देखती है जब वो बातें कर रही होती है 300, जब उसको स्टोरी याद आती है तो वो ये देखती है कि उनमें से एक बच्चे ने उल्टे पहने, मतलब राइट का लेफ्ट में पहना हुआ है, लेफ्ट का राइट में पहना हुआ है, जैसे छोटे बच्चे पहनते हैं, तो वैसे पहना था। और जब उसको बात के लिए पॉइंट आउट करती है तो अपने पैर शफल कर लेता है, छुपा अपने पैरों को ढकने की कोशिश करता है, जबकि वो इस मामले में कामयाब नहीं होता है, बट तभी भी वो कोशिश करता है। तो जब ये सारी बातें हो रही होती है तो एनिस जंग को सोचते एक और स्टोरी की याद आ जाती है। स्टोरी की याद आ गई है बहन जी को। अब उसको याद आता है कि उद्दीपी में एक मैन था, उसने उससे स्टोरी सुनी थी। तो उद्दीपी में वो जो आदमी है वो बताता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे गांव में एक ना प्रीस्ट का बेटा था। ठीक है, प्रीस्ट यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, उनका बेटा था। उस गांव में बहुत बड़ा मंदिर था जिसके बहुत बड़े पृष्ठ का एक लौता बेटा था, जिसने गॉडेस यानी कि माता रानी से ये प्रार्थना करी थी कि माता रानी मुझे ना जूते दे दो, बस जूते दे दो, जो आप कहोगे वो करूंगा मैं, मुझे बस जूते दे दो, मुझे जूते का बहुत शौक है। उसने जब ये प्रेयर मांगी तो उसके 30 साल बाद ऑथर मतलब ये जो उद्दीपी में वो मैन था जिसको कहानी सुनाई थी, 30 साल बाद वो उस गांव में गया एंड उसने देखा कि उस घर में अब वो मंदिर में एक नया प्रीस्ट आ चुका था। उस नए प्रीस्ट के घर में एक बच्चा शूज, स्कूल यूनिफॉर्म साथ में ब्लैक शूज पहने हुए घर में पहुंचा
और अपना बैग बेड जो चारपाई होती है बाहर उस पर रख के अंदर चला गया। अब जो जूते का सपना था वो प्रीस्ट के बच्चे का तो पूरा हो गया और पूरे गांव में जितने भी प्रीस्ट थे सबके बच्चों का पूरा हो गया, लेकिन कुछ बच्चे जैसे साहिब और उसके दोस्त रह गए उस विश के पीछे कि उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। ठीक है, ये सारी कहानी हुई थी। अब देखो, जो एनी जंग थी ना, उसकी ना सीमा उसको वो जो थे पूछे कि तुम हम कहाँ रहते हो, तो वो कहाँ रहते थे, वो जो दिल्ली होती है ना, दिल्ली के बॉर्डर में एक जगह है सीमापुरी, सीमापुरी नाम की जगह पे वो रहते थे। तो उसकी जान पहचान थी वहां पे ऑथर की, एनीस जंग की, तो वहां पे जाती है वो देखने। ठीक है, दिल्ली से थोड़ी सी माइल्स दूरी पर वो जगह होती है। ठीक है, आगे वो जाते तो फिर बोलते हैं कि वहां पे जितने भी लोग हैं सीमापुरी में वो सारे बांग्लादेश से रिफ्यूजीज आए थे 1971 में। तो यहाँ पे उनका कुछ बना नहीं, कुछ कहीं पे जगह मिली नहीं, तो फिर वो यहाँ पे आके एज अ रैक पिकर काम करने लग गए और वहां पे बहुत सालों से उधर रह रहे हैं और करीब 10,000 रैक पिकर उधर रह रहे हैं और करीब 30 सालों से, और बिना किसी आइडेंटिटी के वो उधर रह रहे हैं। उनके पास आइडेंटिटी के नाम पे खाली वो है, राशन कार्ड है। जब उनसे पूछा गया कि जब आपसे इतना वो होता है, मतलब आपसे बुलवाते हैं, आपने मतलब कि वो जगह क्यों छोड़ी जहां पहले रहते थे ढाका में, जो ग्रीन वैली ग्रीन फील्ड थी वहां के ढाका में आप रहते थे, आपने वो जगह क्यों छोड़ी? कहते वहां तब किससे पूछा था, ग्रुप ऑफ लेडीज से पूछा था जो कि टॉन साड़ीज में आई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमारे लिए ना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से ज्यादा, और वहां पे हमें खाना मिलता नहीं था, यहाँ पे हमें मिल रहा है, एटलीस्ट राशन कार्ड से हमें खाना तो मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि बिना आइडेंटिटी के खाने के साथ ले लो, जिंदा तो रहेंगे एटलीस्ट। आइडेंटिटी हो या ना हो हमारे वो मतलब नहीं है, बस जिंदा होना चाहिए। जिंदा हो हम, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। तो फिर अब सर्वाइवल के लिए उनको खाना भी चाहिए और दूसरी चीज रैक पिकिंग। तो रैक पिकिंग जो है वो एक मीन ऑफ सर्वाइवल है सीमापुरी के लोगों के लिए, और साथ ही साथ गार्बेज उनके लिए गोल्ड से कम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बार बार जो ऑथर थी वो गोल्ड कह रही थी गार्बेज को। तो फिर साहिब वहां पे उनको बताते हैं कि मुझे कभी कभार 10 रुपए का नोट या फिर 10 रुपए का सिक्का वहां पे मिल जाता है, और जब मुझे मिलता है ना तो मेरा और मन करता है कि मैं और ढूंढूं और ढूंढूं और ढूंढूं। तो इससे पता चलता है कि जो ये रैक पिकिंग है, जो ये गार्बेज में ढूंढना है सामान, ये इसके ना दो मतलब निकलते हैं, बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग। फॉर छोटे के लिए ये कुछ नहीं है, बस एक वंडर्स से भरा हुआ जगह है जहाँ पे वो जितनी भी डिस्कवरी करेंगे उनको मिलेगा। लेकिन बड़ों के लिए ये एक मीन ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि अगर ये नहीं होगा तो फिर वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो फिर वो बताती है, ऑथर बताती है कि एक विंटर की मॉर्निंग थी और उन्होंने साहिब को देखा अपने गली के बाहर, किसी फेंस्ड गेट के बाहर देखा। वो बाहर अंदर दो जवान लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उन्होंने क्या पहनी थी, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और निकर पहनी हुई थी। ठीक है, वो उनको देख रहा था खेलते हुए। ठीक है, और उससे जब पूछा गया कि क्या हुआ, तुम इधर खड़े क्यों हो, तो बोलते कि मैं उनको देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है गेम, मुझे भी खेलना है गेम। और अगर तुम्हें सच बताऊं, साहिब बोल रहा है, अगर तुम्हें सच बताऊं तो ये जो गार्ड है ना, मुझे जब कोई नहीं होता ना चुपके से मुझे अंदर आने देता और स्विंग्स झूलने देता और मुझे बड़ा मजा आता है, और मैं भी ना देखना एक दिन ना इनकी तरह खेलूंगा। तो फिर एनी जंग सोचने लग जाती है कि अफसोस, इसका सपना शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उसके जो लेवल है टेनिस का वो उससे कहीं ज्यादा हाई है। फिर उसकी शूज को नोटिस करती है, उसके शूज को नोटिस करती है तो वो देखती है वो टेनिस शूज उसने पहने हुए, जो टेनिस के दौरान पहनते स्पोर्ट्स शू टाइप के, वो उसने पहने हुए। तो वो उनकी तरफ देखती है तो जो साहिब है वो बताता है मुझे किसी ने दिए हैं। तो एनिजन सोचने लगती है किसी रिच बच्चे ने फेंक ठुकरा दिए होंगे शूज, क्योंकि उसमें छेद है, इसलिए उन्होंने, जो उनकी मम्मा हो गया जो भी होगा, उसने इसको साहिब को ये जूते दे दिए होंगे। तो खैर छोड़ो, इसके लिए तो ये जूते भी बहुत बड़ी बात है, इसके पास ये वाले जूते होना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो ये जूते होते हैं, जो ये जूते उसके पास होते हैं, वो उसकी अपर बॉडी से मैच नहीं कर रहे होते। उससे पता नहीं जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद फिर साहिब से वो मिलती है, लेकिन इस बार साहिब की ना नौकरी लग गई होती है।
साहिब के हाथ में एक चाय की केतली होती है, और जब वो उसके पास जाती है तो वो बताता है कि मैं ना यहाँ पे एक ना चाय टी स्टॉल पे ना काम करने लगा हूँ, मुझे 800 रुपए मिलते हैं और हर दिन का खाना भी मिलता है। तो फिर एनी जंग बोलती है वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम इससे खुश भी होगे। तो बोलता है, तो जब वो बोलता है जब तुम खुश होगी, तो उसका मुंह रुआ सा हो जाता है। इसका मतलब वो उस काम से खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, तुम्हें खाली रिवीजन कर देते। तो क्यों नहीं है जल्दी कमेंट करो, बताऊंगी अभी आंसर। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। होप सो आपने कमेंट कर लिया होगा। चीटिंग ना करिएगा, अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। चीटिंग करेंगे तो आप लोगों की भलाई नहीं होगी। चलो देखते हैं। ये साहिब होता है वो हैप्पी इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तो अपनी मन चाहे कहीं पे भी चले जाए, उसका रैक पिक, उसकी थैली थी, कहीं पे भी लेके जाए, कोई सा भी कूड़ा उठाए, उसकी मर्जी का मालिक था, वो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन अब जब वो किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसकी किसी और की चीजें यूज कर रहा है, उसका खुद का कुछ भी नहीं है। इवन जो उसके हाथ में केतली है वो भी उसकी नहीं है। तो इसलिए वो अनहैप्पी था उस काम से, क्योंकि वो खुद की मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। तो अब जो भी, अब आगे देखते हैं सेकंड स्टोरी में वो बताते हैं अबाउट कि ये जो हमारे पास है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये है हमारी सेकंड स्टोरी का नाम। और स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वही है मुकेश। मुकेश अब मुकेश जो है वो बिग बैंगल मेका फैमिली से फिरोजाबाद की कहानी है। तो जब मुकेश एनी जंग से मिलता है तो एनी जंग को वो बताते हैं कि मुझे ना बड़ा होकर ना मैकेनिक बनना है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें एनी जंग उससे पूछते हैं कि तुम्हें कार्स के बारे में पता है कि कार्स कैसी होती है वगैरह वगैरह, या तुम्हें तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बट हाँ मैं ना ड्राइविंग करना सीख लूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, है ना। तो जब वो ऐसा बोलता है ना तो एनिस जंग को लगता है कि ये जो सपना है ना इसका, ये बहुत दूर की सोच है, और इसका सपना पूरा तो हो सकता है, भाई कोई भी सपना पूरा हो सकता है, बस उसके लिए मेहनत जो लगने वाली है बहुत ज्यादा हार्ड है। क्योंकि जो, और ये सपना तो स्पेशली इस केस में एक इल्यूजन की तरह लग रहा है, एक मिराज की तरह लग रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो फिर वो बोलती है कि फिरोजाबाद जो है वो बैंगल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहां पे लोग बैंगल्स बनाते हैं, और वहां पे जनरली जितने भी पुअर बच्चे होते हैं वो भी मतलब कि जितने भी बच्चे होते हैं वो बचपन से ही काम पर लग जाते हैं वहां पे बैंगल मेकिंग के। और वहीं पे वहां की फर्नेसेस पे लाखों हजारों साल, सॉरी लाखों कह रही हूँ मैं, 100 सालों से भी ज्यादा उधर बिता देते हैं। 100 सालों से ज्यादा मतलब जनरेशन टू जनरेशन उधर ही बिता देते हैं। मतलब कि एक जनरेशन ने सारा उधर ही बिताया अपनी लाइफ, दूसरी जनरेशन ने भी उधर ही, तीसरी भी, चौथी भी, तो ऐसे। तो मुकेश जब बोलता है कि मेरा घर ना रेनोवेट हो रहा है, चलो मैं तुम्हें दिखा के आता हूँ, और जब उसने बोला ना मेरा घर रेनोवेट हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्राइड के साथ बोल रहा था। तो उसके पीछे पीछे एनिजम भी चलती है। और मुकेश की फैमिली भी उन सब में से एक फैमिली थी जो कि फिरोजाबाद में बैंगल्स का काम करती थी। ठीक है, वहां पे लोग डिंजी डिंजी यानी छोटे छोटे सेल्स के अंदर बैंगल मेकिंग का काम करते थे, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है उनकी आईज के लिए, क्योंकि वो पूरा डार्क से होता था। करीब 20,000 चिल्ड्रन जो थे उधर वो काम करते थे। किस चीज का, रैक पिकिंग कह रही हूँ मैं, बैंगल मेकिंग का, उन छोटे छोटे सेल्स के अंदर। ठीक है, तो फिर जब वो उनको लेके जाता है तो फिर वो बहुत पतली पतली गलियों से उसको लेकर जा रहा होता है एनिस जंग को, और इतनी गंदी गलियां होती हैं वो, वहां पे गार्बेज होता है, जो आदमी होते हैं, मतलब आदमी मतलब जो वहां के लोग होते हैं, वहां के एनिमल्स होते हैं, साथ ही में रह रहे होते हैं, साथ ही में एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। वहां पे नालियां चौकड हो चुकी हो गार्बेज की वजह से। अब डोर्स भी वो भी हो रखे हैं, टिन के डोर्स बना रखे हैं। अब जब वो वहां पे पहुंचती है तो जो मुकेश है वो पैर से दरवाजा खोलता है, आयरन डोर होता है, पैर से खोलता है और दोनों अंदर चले जाते, धक है, मतलब दरवाजा जो है वो एक यंग लेडी खोलती है, जिसने एक
मतलब कि मतलब जब वो अंदर जाते हैं तो उनको एक यंग लेडी दिखती है। यंग लेडी वो और कोई नहीं, मुकेश की भैया की वाइफ होती है, यानी कि मुकेश की भाभी वो होती है, जो कि सबके लिए, जितने भी बड़े हैं घर में, सबके लिए खाना बना रही होती है, वेजिटेबल काट रही होती है। ठीक है। और वो पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही होती है। और फिर जब इतना होता है तो जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसके, जो मुकेश के पापा होते हैं, वो आ जाते हैं बाहर। अब मुकेश के पापा बाहर आ जाते हैं तो इतने में जो वो लड़की है, यंग लेडी जो है, वो अपनी जो पल्लू होता है, वो अपने मुंह पे पूरा ढक देती है। ये एक प्रथा होती है कि बहू को जो अपने ससुर होते हैं उनके सामने पल्लू ढक के रहना पड़ता है, क्योंकि बड़ों के सामने, नॉट ओनली ससुर, चाहे सास भी आए उनके सामने भी। ठीक है। अब वो उनसे थोड़ा बात कर रही होती है तो वो बताते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें काट दी, किसमें, बैंगल मेकिंग में। लेकिन मैं अभी भी प्राउड फील करता हूँ कि एटलीस्ट मैंने औरों की तरह ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, अपने घर को रेनोवेट करवा रहा हूँ, ढंग से घर बनवाया है मैंने। मेरे पापा ने जो घर बनाया था उसको रेनोवेट कर रहा हूँ मैं इन बच्चों के लिए, ताकि आगे ये इनके काम आए। अब इससे ज्यादा और कौन कर सकता है। ऐसे वो बड़े प्राउड थे उस चीज में। ठीक है। अब बैंगल मेकर के अलावा मैं पहले टेलरिंग का भी काम करता था, लेकिन बाद में मेरे पापा ने, इसी प्रोफेशन में थे मेरे पापा भी, तो मैं भी इसी प्रोफेशन में आ गया। बैंगल मेकिंग मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन जाने वाली चीज है। अब जब वो उसकी ग्रैंड मदर से मिलती है, मुकेश की ग्रैंड मदर से, तो वो बोलती है कि बेटा ये सारी डेस्टिनी है, ये सारा हमारे कर्म है। तो वो बताती है कि मेरे जो हस्बैंड करते थे, जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, अब ये उनके बच्चों को सिखा रहा है और ये सब उनके बच्चों को सिखाएगा। यही डेस्टिनी है, यही कर्म है जो टू ऑन चलते जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो ये भी बोलते कि मैंने इतने साल हो गए, आज तक अपनी पूरी जिंदगी में फुल मील खाना नहीं खाया, मतलब रोटी सब्जी दाल चावल एक साथ कभी नहीं खाए हैं। फुल मील यही होता है, पेट भरकर खाना, वो कभी नहीं खाया। ठीक है। अब वो जाती है तो वहां पे ना एक लड़की आती है बैंगल्स लेकर के, सविता होता है उसका नाम, और उसके पास बहुत सारे बैंगल्स होते हैं, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ग्रीन वगैरह, रेड, येलो, जो भी ले लो, जितने भी कलर है सब ले लो, इंडिगो फिंडिगो जो भी ले लो सब, ये सब उसके पास होता है। और ये सब हैंडक्राफ्ट से उसने खुद अपने हाथों से बनाए होते हैं। जब वो उधर आती है डार्क, तो फिर वो जब उधर आती है तो फिर सब उसको देखने लग जाते हैं, और वो बैंगल्स जो है वो दिखा रही होती है। ठीक है। तो आयनी जंग सोचती है कि जो ये लड़की है, कभी ये जो चूड़ियां, वो रेड कलर की चूड़ियां दिखा रही है, जो सुहाग की चूड़ियां बोलते हैं। और जब वो चूड़ियां दिखा रही होती है एज ए सुहाग, जो कि मतलब ऑस्पिशियसनेस होती है मैरिज की, वो दिखा रही होती है, तो सोच रही होती है सविता कितनी छोटी लड़की है ये, अभी इस लड़की के भी हाथ में जो चूड़ियां हैं, वो कभी ये जो ग्रैंड मदर है इनके हाथों में भी थी। ठीक है। और ग्रैंड मदर एक और बात बता दें कि जो उनके मुकेश के ग्रैंडफादर थे, वो तो इतना ज्यादा काम कर चुके थे कि वो अंधे तक हो गए थे। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए कि उनको बचपन से काम में लगा दो तो बड़े होते होते उनकी आई साइड ही निकल जाएगी, चली जाएगी। तो अब ये कैसा है। ठीक है। तो अब उसको यहाँ पे पता चलता है कि जब उनको बोलते हैं कि भाई आपने जो रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया कि जो छोटे छोटे बच्चों को काम करवा रहे हैं, आपने कोई कोऑपरेटिव क्यों नहीं खड़ा किया। तो बोलता है कि अगर हम कोई कोऑपरेटिव करेंगे तो ये बड़े बड़े लोग हमें मार डालेंगे, हमें जेंट्स जीने नहीं देंगे। तो उसी डर की वजह से हम में से कोई बड़ा है नहीं, सब एक ही बराबर है जो है। तो यहाँ पे ऑथर को समझ में आता है कि पूरी दुनिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इन बड़े लोगों की दुनिया, दूसरी है इन छोटे लोगों की दुनिया। छोटे इन द सेंस इन पुअर लोगों की दुनिया, जहाँ पे कितने संघर्ष के साथ इनको अपनी लाइफ व्यतीत करनी पड़ रही है, और वहां दूसरी तरफ ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है। तो ये था इस स्टोरी में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी आती है हमारी डीप वाटर। चलिए इसका भी हम कुछ पढ़ लेते हैं, कल्याण हो जाएगा हमारा। डीप वाटर स्टोरी जो लिखी थी, ये लिखी थी विलियम डगलस ने इसकी कहानी लिखी थी, और वही इसके लौते कैरेक्टर है, और कोई इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्हीं की कहानी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये कहानी। ठीक है। तो बड़े आराम से इस कहानी को पढ़ेंगे, और इस कहानी का थीम है कि कैसे हम अपना डर पानी में बहा सकते हैं। तो
स्टोरी टॉक्स अबाउट द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हिज एफर्ट टू ओवरकम इट। ठीक है, तो या फिर दिस स्टोरी मेक अस अ लर्निंग, मतलब इस स्टोरी ने हमें सिखाया कि कैसे जो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बढ़िया ये नहीं होता है कि हमें डर लगता है, इससे सबसे ज्यादा होता है कि जब हम उस डर को फेस करते हैं ना, मतलब कि हम किस चीज से डरते हैं, या फिर हम देखो जैसे कि मान लो ऑथर को किसका डर था, पानी का डर था। ऑथर को डर क्यों हुआ, क्योंकि वो पानी में डूबा था। जब वो पानी में डूब रहा था तो जब उसको वो कोई तकलीफ हुई होगी, तकलीफ ए मान लो, तकलीफ ए हुई, ए तकलीफ जो हुई वो हुई, चलो ठीक है वो बच गया, लेकिन फिर उसको पानी से डर लगने लगा। अब उस डर के कारण उसको तकलीफ हुई ना, वो बी तकलीफ है। तो जो ये बी तकलीफ थी वो उसको इतनी ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा हुई कि तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं थी। तो वही बोला है कि मरने से ज्यादा तो डर होता है सब, मरने के देखो, इसलिए जो ऑथर है वो कहते हैं कि मरने का डर तो इतना नहीं है, पर डर से जरूर डर है। मतलब अगर डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, अगर तुम्हें किसी चीज का डर हो गया तो उससे जो पहुंचने वाली नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा गंदी होती है, और मैंने इस चीज को फेस किया है, ऑथर कहते हैं। तो अब हुआ क्या था, कहानी क्या थी, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बात आती है, शुरू होती है कहानी यहाँ से कि जो हमारे ऑथर होते हैं वो बहुत ही बड़े चंचल होते हैं। 10 से 11 साल के बीच में एक स्किनी बच्चा होता है ऑथर हमारा विलियम डगलस, हम इसको विलियम ही कहेंगे। तो विलियम एक थिन 10-11 साल का एक बच्चा होता है जिसको स्विमिंग सीखने की बहुत ज्यादा चुलमची होती है। अब वो स्विमिंग कहाँ पे सीखे, तो जाता है YMCA पूल में, याकीमा में स्विमिंग सीखने के लिए। याकीमा एक प्लेस है वॉशिंगटन में। अब याकीमा एक उधर रिवर का नाम भी है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसकी मम्मी ने विलियम की मम्मी ने मना किया है उसको उसके आसपास भी भटकने के, तो इसलिए मम्मी का अच्छा बच्चा है तो उधर जाता नहीं है। तो बस इतना ही कहानी था इसका। अब वो जो इतनी गहरी है कि वहां पे उसने ना, जो विलियम की मम्मी थी उसने कितने जब भी उधर कोई डूबता था ना तो उसकी कहानी उसको बताती थी कि पता है तुझे कि वो ना डूब के उधर मर गया, तुझे पता है वो भी उधर डूब के मर गया, तो तू मत जाइए उधर नहीं तो तू भी डूब जाएगा, वैसे भी तुझे तैरना नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे से जाती थी। तो फिर एक बार उसने ना बोला कि ना मेरे को मम्मी स्विमिंग सीखनी है, तो फिर उसकी मम्मी ने उसको YMCA पूल में भेज दिया। क्यों, क्योंकि YMCA पूल उस रिवर से सेफ था, ऐसा चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बाद में जब टाइम बीता वो उधर सीखने गया तो स्टार्टिंग में उसको बहुत ज्यादा ना शर्म आने लगी पहले, क्योंकि उसको उसको अपनी स्किनी लेग्स नहीं दिखाने थे उधर। लेकिन छोड़ो, उसको क्या दिया गया, वाटर विंग्स, एक बड़े फूले हुए गुब्बारे टाइप के होते हैं जिनको हाथ में पहनना होता है। ठीक है, जिससे बच्चा जिसको स्विमिंग करनी नहीं आती वो आराम से स्विमिंग कर सकता है। ठीक है, फिर बाद आता है वो बाद में आता है तो बहुत स्किनी था तो उसको सुबह शर्म आ रही थी, लेकिन उसने अपनी प्राइड को, अपनी रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा और अपने कपड़े जो थे उतारे और पूल में स्विमिंग करने चला गया। पहले दिन उसको सिखाया गया कि कैसे अपने पैर चलाने होते हैं पूल में। ठीक है, पैर कैसे चलाने हैं या फिर कैसी तुम्हें स्विमिंग करनी होती है, तो वो सारी चीजें उस दिन सिखाई गई उसको। खैर, ऑथर बताते हैं, विलियम बताते हैं कि उसको पहले से ही पानी से नफरत थी। अब क्यों, क्योंकि तब की बात है जब वो एक बार अपने पापा के, जब वो 2-3 साल का रहा होगा तो कैलिफोर्निया में अपने पापा के साथ बीच पे गया था। तो वो अपने पापा के कंधे में बैठा हुआ था और एक बड़ी सी वेव आई और उसको बहा के पानी में चली गई। खैर वो इतनी बड़ी तो थी नहीं, पर 2 साल के विलियम के लिए वो बहुत बड़ी वेव थी। वो वहां पे डूब रहा था और उसके पापा वहां हंस रहे थे, क्योंकि उनके पापा को तो लगा छोटी सी वेव तो ही है, उनके लिए तो छोटी ही वेव थी ना, तो हंसने लग गया। तो तब से उसके मन में वो डर बैठ गया कि वाटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो स्विमिंग करने गया ही क्यों, छोड़ो। आगे क्या हुआ कि वो स्विमिंग करने लगा। तो अभी उसका ये एक लौता इंसिडेंट नहीं था जो उसके साथ हुआ था, इसके अलावा अभी उसकी लाइफ में और भी चीजें होनी बाकी थी। तो हुआ क्या कि YMCA पूल में जब वो स्विमिंग कर रहा था तो YMCA पूल की उसके पास बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट मेमोरी रही है, किसकी, विलियम की।
तो हुआ क्या था कि एक दिन की बात है, उसको ना ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, तो वो जल्दी पहुंच गया तो वो उधर बैठ गया और बैठे हुए इंतजार करने लगा। ऐसे कैसे बैठा था वो ऐसे बैठा था जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पूल है, ये नीचे पूल है, तो ऐसे यहाँ पे विलियम बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है और उसके पैर नीचे पानी को टच कर रहे हैं और उसके हाथ में कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। मान लो यहाँ पे उसका बैग रखा हुआ कुछ, तो ऐसे वो आराम से बैठा था, पानी उसके जो थे पैर से जा रहे थे पानी, ठीक है, तो अपने पैर छप छप कर रहा था अपने पैरों से, उसको मजा आ रहा था करने में, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। तो अचानक से क्या हुआ, वो अकेला था तो एक बड़ा सा हट्टा कट्टा बॉडी गार्ड वाला 18 साल का बच्चा उधर आया। 18 साल का बच्चा उधर आया, ये देखो, ये 18 साल का तो लग नहीं रहा, बड़ा लग रहा है काफी, यही हट्टा कट्टा बना लो, समझ जाना। क्यों हुआ बच्चे, ऐसा उसको बोलने लग गया, ज्यादा पानी में खेलेगा तू, ऐसा क्या अगर मैं तुझको उठा के पटक दूं तो बस ऐसा बोलता है और उसको उठा के पानी में ट्विंक टपक देता है, ठीक है, ऐसा सब कुछ हो जाता है, पानी में उसको टपक देता है। अब वो एक 18 साल का बच्चा होता है जिसको पता नहीं क्या दुश्मनी होती है उस बच्चे से, विलियम को उठा के पानी में फेंक देता है। अब विलियम उधर डूब रहा है, मैं क्या करूं, विलियम उधर सोचने पे लगा हुआ है, मैं डूब रहा हूँ ऐसे। तो फिर जब वो पहले तो बहुत ज्यादा डर जाता है, फिर बाद में थोड़ा काम होता है और अपना दिमाग दौड़ाता है। वो अभी नर्वस होता है लेकिन अभी बेहोशी के हालत में नहीं होता, उसने अपनी अभी क्या बोलते हैं विट्स नहीं खोई, अपनी इंटेलिजेंस नहीं खोई। वो क्या होता है, नीचे जाता, उसने प्लान बनाया क्या कि वो जैसी बॉटम से उसके पैर हिट करेंगे वो खुद को एकदम ऊपर पुश करेगा एंड देन स्विम करते हुए एज तक आ जाएगा, क्योंकि उसको पैर चलाने तो आते थे। अब क्या हुआ कि उसने वैसा ही किया, पैर चलाने सेंस की तैर तैर के एक बार वो सरफेस पे आ जाए, क्योंकि नीचे डूब रहा था ना, पानी उसको नीचे खींच रहा था, तो नीचे डूब गया वो, उसके पैर वो नीचे गया। उस 9 फीट का वो स्विमिंग पूल था, 2 पूल थे, एक 9 फीट का था, एक 4 फीट का था। तो 9 फीट वाले में वो स्विमिंग कर रहा था, स्विमिंग मतलब कि था उधर उसने अभी सीखा नहीं था, तो उसको ना 4 फीट वाले में स्विमिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उस बिग ब्राउजर ने, वो जो बिग ब्राउजर यानी कि बिग पर्सन जो था रफ एंड टफ वाला, उसने उसको 9 फीट वाले पूल में फेंक दिया। अब उसको 9 फीट वाले पूल में फेंक दिया तो पैर भी तो उधर ही लाके बैठा हुआ था, छोड़ो, फिर वो उधर बैठा तो वो उसने डूबने लग गया, तो वो उसने प्लान बनाया कि वो नीचे जाएगा। अब 9 फीट उसको इतने लग रहे थे कि 9 माइल्स होंगे, ठीक है। अब वो नीचे स्विमिंग करके जाता है, स्विमिंग मतलब कि डूबता हुआ नीचे जाता है, उसके पैर जैसे टच करते वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को समन अप करता है और ऊपर की तरफ पॉप करता है। तो पर वो उसको लगा था कि वो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। उसकी सांस अब फूल रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा लंग्स जो है फट जाएंगे अगर मैंने और सांस रोक के रखी तो धीरे धीरे जब वो ये सब सोच रहा था वो ऊपर आया पानी के और उसने बहुत लंबी सांस ली, लेकिन उसने सोचा था मैं स्विम करके ऐसे तक आ जाऊंगा, लेकिन वो फिर उसको पानी नीचे की तरफ खींचने लगा, नहीं भाई तू नीचे आ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू नीचे आ, ठीक है। अब वो जो पूल जो स्टार्टिंग में बहुत क्लीन था, उसके अंदर उसको थोड़ा सा डर्टी डर्टी येलो येलो दिख रहा था। वो अब नीचे जाता है, फिर वो फिर से प्लान करता है, तब तक वो प्लान करने की कोशिश करता है जब तक वो सरफेस तक प्रॉपरली ना पहुंच जाए। तो वो फिर नीचे जाता है, फिर बॉटम को टच करता है, फिर ऊपर आता है। इस बार वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, उसको अब इस चीज से बहुत ज्यादा उसका गला चोक्ड हो चुका होता है, उससे कोई आवाज नहीं निकल रही होती है। अब वो फिर नोटिस करता है कि धीरे धीरे उसकी आंखों में कोई उजाला सा आ रखा है, फिर उसकी नाक भी थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है, लेकिन उसकी नाक की ऊपर आप आती है और लिप्स ऊपर नहीं आते। वो तीसरी बार नीचे जाता है। अब जब वो सॉरी क्या हो गया, हाँ, अब जब वो तीसरी बार नीचे जाता है ना, तो अब वो पूरी चीजें, जब वो नीचे जा रहा है एकदम नीचे नीचे नीचे, तो अब उसकी जितनी भी विट्स होती है सब खो बैठता, वो तब मेरी बस की नहीं है, मैं और ज्यादा नहीं कर सकता। जितना भी उसका था वो करने लग जाता है, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तीसरी बारी उसका थ्रोट ऐसा उसको लग रहा था कि सूख चुका है, कुछ भी नहीं बचा, फ्रोज हो चुका है, खाली उसकी दिमाग पंप कर रहा था, उसकी बॉडी का कोई भी पोर्शन पंप नहीं, वो चल नहीं रहा था। जब वो ऊपर, इवन जब वो सरफेस में था, उसने अपने पैर चलाने की कोशिश किए थे, लेकिन उसके पैर भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, लाइक पैरालाइज्ड हो चुके थे उसके पैर। अब वो फिर उसको पानी नीचे खींचा जाए, वो नीचे आता जाए, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है,
उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, उसका खाली ये फील हो रहा है कि एक उसका दिल धड़क रहा है और एक उसका दिमाग पंप कर रहा है, ठीक है, ऊपर धप 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 पंप कर रहा है। फिर वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उसको जब होश आता है तो उसके मुंह से पानी कोई निकाल रहा होता है, कोई जो वहां के इंस्ट्रक्टर हैं वो उसके मुंह से पानी निकलवा रहे होते हैं। अब वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती की वजह से ये अभी इंसान, ये बच्चा मरते मरते बचा है। वो बोलते मैं तो खाली मजाक कर रहा था, बताओ इतना कोई घिनौना मजाक करता है। फिर उसके बाद वो चिल्लाते हैं उसके ऊपर। तो फिर दूसरा बोलता है चलो चलो पहले इसको हॉस्पिटल लेके चले। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं विलियम्स को। फिर विलियम्स को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस दिन के बाद से वो कभी भी पूल में नहीं जाता। अब उससे पानी से बहुत ही ज्यादा खौफनाक डर हो चुका होता है, इतना डर कि वो कभी अब पानी में नहीं जाएगा। कभी भी वो पानी में नहीं जाता, उतरता नहीं है। हाँ, नहाने नहाने जैसे नहा तो लेता, अभी नहाने में कौन डूब रहा है, पर पूल कहीं नहीं जाता, कहीं मतलब लेक वगैरह नहीं जाता, ऐसी कोई भी जगह नहीं जाता जहाँ पे पानी, मतलब कि एक बार उसकी पिकनिक थी तो वहां पे भी नहीं गया। दूसरी बार वो फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे तो वहां पे भी वो नहीं गया। एक बार वो थक हार के, एक बार वो वाटरफॉल देखने भी जा रहे थे कुछ सालों बाद, लेकिन तभी भी वो नहीं गया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लगा था। क्योंकि अब वो इस अपने डर से ही परेशान हो चुका था कि भाई कितना डरूंगा मैं, ऐसे डरूंगा तो पूरी जिंदगी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा इस डर के कारण, कभी कहीं घूमने नहीं जा पाऊंगा इस डर के कारण, मुझे अपने डर ना दूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वो सोचता है कि कहाँ पे, एक बार उसको बोटिंग करने जाना था मैन लेक्स में जहाँ पे सैल्मन फिश मिलती है, तो वो उधर भी नहीं जा पाया क्योंकि उसको डर था इतना। फिर वो सोचता है कि अब मैं कब तक डरता रहूंगा। तो अक्टूबर का टाइम होता है तो वो एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लेता है जो उसको पानी में सिखाएगा। तो जो ये प्रैक्टिस थी ना, कुछ हर दिन होती थी, 5 दिन होती थी, मतलब 7 हफ्ते हैं तो 5 दिन होती थी और 1 घंटा होती थी हर दिन। तो इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता था। पहले तो इंस्ट्रक्टर ने क्या करा था, इस इंसान, मान लो अब ये इंस्ट्रक्टर है, आई नाम ले लो, तो इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को रस्सी के साथ बांध लिया था, ऐसी रस्सी है मान लो, ठीक है, रस्सी के साथ बांध लिया था। और जब रस्सी ढीली होती तो ऑथर नीचे आता, फिर कुछ सेकंड नीचे ही रहता, फिर ऊपर आता, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे करता रहा जिसमें उसको पता चला कि अगर वो है मतलब कैसे सांस लेना है पानी के अंदर। फिर ऑथर ने उसको स्विमिंग एग्जैक्ट सिखाया कि कैसे अगर तुम पैडलिंग कैसे करोगे, पैर कैसे चलाओगे। फिर उसके बाद सिखाया कि जब तुम्हें चलाते हो ना, स्विमिंग करते हो, तो एक हाथ को आगे करना है और जब तुम एक हाथ आगे करोगे अपना मुंह नीचे रखना है, फिर दूसरी साइड से सांस लेनी है, फिर मुंह नीचे करना है पानी के अंदर, फिर दूसरी साइड से सांस लेनी है। साइड मतलब फिर गर्दन को उस तरफ मोड़ना है, फिर सांस लेनी है, फिर गर्दन को उस तरफ मोड़ना है, फिर सांस लेनी है। सब चीजें सिखाई उसको। एट द एंड जब हमारा ऑथर सीख गया, मतलब कि बहुत ढंग से सीख गया, लास्ट में उसको सिखाया कि अगर तुम लगे कि तुम डूब रहे हो तो उससे कैसे बचना है, वो भी सिखाया, सब कुछ सिखाया। तो फिर जब ऑथर को लगा कि भाई मैंने इंस्ट्रक्टर के सामने में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्विमिंग आ गई ढंग से, लेकिन एक बार मैं अकेले में प्रैक्टिस करके देखता हूँ। तो उसने अकेले में भी किया, वाईएमसीए पूल गई थी मैं अपने घर, जब जहाँ पे वो सीखता था, पूल का पूरा चक्कर लगा दिया, हर पूरा ऐसे डाइविंग, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, हर स्ट्रोक उसने लगा दिया जितने भी स्विमिंग में होते हैं, ठीक है, और सब कुछ करने लग गया। तो अब क्या हुआ, जब ये सब कर रहा था तो फिर उसको विश्वास हुआ कि भाई मैं तो, पूल तो छोटी सी जगह मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो अब वो अपने आप को जेन्युइन टेस्ट करने के लिए पता है कहाँ गया। जब मैं स्टोरी रीड कर रही थी तो मुझे लगा था कि वो पक्का वो जो याकीमा रिवर है ना वहां गया होगा जहाँ पे लोग डूबते हैं, पर अफसोस की बात है वो उधर नहीं गया, सॉरी। वो गया स्टैम्पबैक आइलैंड से, मतलब स्टैम्पबैक आइलैंड एक आइलैंड है, उससे जो एक ट्रिक्स आइलैंड है वो 2 माइल के वाटर की डिस्टेंस पर है। तो वहां से वो गया, मतलब पहले वो ट्रिग्स आइलैंड से नीचे कूदा, माउंटेन से नीचे, फिर स्टैम्पबैक आइलैंड तक गया और वहां के उसने 3 चक्कर लगाए और एक आधा चक्कर लगाया, और आधा चक्कर मतलब आधी रास्ते तक गया। फिर वहां से उसने अपनी डायरेक्शन ही बदल ली। हाँ, जब वो उन 2 आइलैंड्स के बीच में था जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, उसको थोड़ा डर आया था, लेकिन तो उसने खुद से किया तो अच्छा डर, तुम फिर से आ गए, चलो डरा के दिखाओ, हिम्मत है तो मुझे डुबा के दिखाओ, ये डुबा सकते हो तुम मुझे नहीं डुबा सकते क्योंकि मैं विलियम्स मैं किसी से भी नहीं डरता। और ऐसा खुद से कह के वो आगे बढ़ने लगा और उसने पूरा चीज कर लिया। फिर वो मिडोज तक गया, मिडोज ग्रीन फील्ड तक गया, ठीक है। फिर वहां से वो
वाम लेक पे पहुंचा, फिर उसने पूरा एंजॉय किया, एक रात का कैंप उधर किया, फिर अगले दिन वापस स्विम करके वापस आ गया। तो ये अपने सारा एक्सपीरियंस जब वो शेयर करता है रूजवेल्ट उसके दोस्त थे उसके साथ, तब वो बताता है विलियम्स कि भाई डर से ज्यादा डर तो डर मरने से ज्यादा डर तो डरने से ज्यादा डर लगता है, मतलब समझो, मरने से ज्यादा डरने से डर लगता है। ठीक है भाई, डरो मत, भले ही मर जाओ पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वाली फीलिंग बहुत ज्यादा गंदी होती है, डरने वाली फीलिंग। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज द रैट ट्रैप। इसमें ये बड़ा मन पसंदीदा चैप्टर है, मन पसंद चैप्टर, हाँ सही बोला मैंने, ठीक है, पसंदीदा चैप्टर। तो इस चैप्टर शॉर्ट स्टोरी है, पता नहीं क्या कौन ही पूछेगा ये, हाँ तुम लिख सकते हो इट इज अ शॉर्ट स्टोरी वगैरह। ठीक है, इसमें जो हमारी ऑथर है वो है सेल्मा लेगरलॉफ। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा करना है कि कमेंट बॉक्स में सारी एक ऑथर की लिस्ट दे देना, ऑथर यू नो सब ऑथरों की लिस्ट दे देना जिसमें होंगे। ठीक है, मैं आपको समरी बता रही हूँ, आपको खाली सुननी है एकदम स्टोरी की तरह, क्योंकि आपको बस ये माइंड मैप सामने रखना है और फिर आप याद कर लेंगे जो भी आपने पढ़ा, या फिर आप सुन रहे हो मेरी बात, आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो तो बड़ी होगी थोड़ी सी, क्योंकि अभी तक हमारे 1 2 3 ही चैप्टर हुए हैं और 1 घंटा होने को आया है। तो अभी हमें 1 2 3 चैप्टर और करने हैं, मतलब 2 घंटे हो जाएंगे, फिर 2 चैप्टर और, फिर हमें पोएम भी करनी है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि पोएम के लिए अलग वीडियो बनाऊं, 1 शॉट पोएम करके ना, अभी तो 1 शॉट यही रहना। ठीक है, तो जल्दी से पहले रैट ट्रैप कर लेते हैं, बहुत बातें बातें हो गई। तो रैट ट्रैप में आपको पता है सेल्मा लेगरलॉफ इसकी ऑथर है, शॉर्ट स्टोरी है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले आते हैं पेडलर, वही जो रैट ट्रैप सेलर होता है, फिर आता है एक क्रॉफ्टर, फिर आता है एक आयरन मास्टर, फिर आती है एडला। एडला कौन है? आयरन मास्टर की बेटी। तो ये इसकी थीम पढ़ते हैं, इसकी थीम ये रही, इसमें बॉक्स नहीं बनाया है तो हम आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ पैडलर हु स्टील्स croners from Crofter House, gets trapped into the forest and meet the Iron Master, who mistake him for his friend and take him home for the Christmas. His daughter's kindness transforms the peddler completely and he leaves his old ways. ठीक है, ये थीम है इस पोएम की। चलो, अब रैट ट्रैप एक स्टोरी है जिसमें बेसिकली एक रैट ट्रैप सेलर होता है, और जैसे कि आपको पता है कि रैट ट्रैप में जैसे कि रैट ट्रैप को बेचना एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता, तो इसलिए जो रैट ट्रैपर होता है ना वो चोरी भी कर लेता है। तो ऐसे चोरी वगैरह करता रहता है क्योंकि उसको लगता है एक, हाँ वो चोरी करता रहता है, लेकिन उसकी गुड थिंकिंग भी है क्या, कि जो ये वर्ल्ड है ना ये रैट ट्रैप है बड़ी, मतलब कि ये नेचर एक पूरा रैट ट्रैप है, और ये क्या दिखाएगा, चीज दिखा के, बिट बिट यानी क्या होता है, बिट यानी चारा दिखा करके इंसानों को अपने झांसे में ले लेता है। ठीक है, अपनी थिंकिंग, ये उसकी थिंकिंग थी एक, कि ऐसे कर देता है, यानी कि अब वो बिट क्या है, बेट सॉरी बिट बोल रही मैं, बेट क्या है हमारे लिए, बेट हमारे जैसे कि जॉय होगी, खुशी हो गई, पैसा हो गया, शेल्टर, फूड, दिस ऑल आर अवर बेट। नेचर ये सब हमको दिखाता है और अपने माया जाल में हमें फंसा देता है, ऐसी थिंकिंग थी इसकी। वो जूते चोरी करता था, खैर उसकी मजबूरी थी, पतला सुकड़ा इंसान था वो, उसको खाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। अच्छा, मुझे कमेंट में बताओ क्यों रैट ट्रैप सेलर का ये रैट ट्रैप्स को सेल करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता कि जनरल नॉलेज कितनी तेज है। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा कि क्यों प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है कि जो रैट ट्रैप सेलर होता है, यानी जो पैडलर होता है, पैडलर ऐसे रास्ते से जा रहा होता है तो एक गांव में घुस जाता है, वहां पे रात हो रही होती है तो उसको सर ढकने के लिए जगह चाहिए, तो वो घर में दरवाजा खटखटाता है। वहां पे एक आदमी रहता था क्रॉफ्टर, तो वो उसको पूछता है कि क्या आज रात मुझे अपने घर में तुम रुकने दोगे। तो क्रॉफ्टर बोलता है, बड़े प्यार से उसको बुलाता है कि हाँ हाँ तुम आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर बैठो, जैसे कि उसको जानने वाला, जबकि दोनों एक दूसरे को कोई नहीं जानता, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। पैडलर उधर क्यों आया है, वो उधर चोरी करने आया है, लेकिन क्रॉफ्टर को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है। क्रॉफ्टर उधर बैठता है, उसको बड़े आराम से प्यार से खिलाता है उसको पॉरिज क्या होता है, पॉरिज होता है हमारी खिचड़ी ले लो या फिर दलिया ले लो, कुछ भी हो सकता है, और रात का डिनर वहां पे करते हैं वो। फिर उसके बाद मोजिलिस नाम का एक गेम भी खेलते हैं वो, और जो ये है क्या क्रॉफ्टर है वो अपनी सारी बातें उसको बताता है। वो बोलता है कि पहले मैं आयरन मिल्स में काम करता था, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अकेले रहता हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है उसके साथ, उसकी वाइफ जो थी वो बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी है उसको।
ठीक है, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बिना वो अकेले रहता है, इसलिए वो शायद इतना घुल मिल रहा है पेडलर के साथ, क्योंकि उसके पास उसका कोई कंपनी देने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब वो पॉरेज बनाता है, उसके लिए खिचड़ी बनाते हैं और दोनों खिचड़ी खाते हैं, फिर गेम खेलने लग जाते हैं। बातों बातों में ओल्ड मैन उसको बताता है कि पॉरेज भी ऑफर करता है वो उसको, और टोबैको भी ऑफर करता है, और ये बेशरम दोनों ले लेता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो सारी चीजें उसको बताता है कि वो राम जिसो आयरन वर्क में काम करता था, लेकिन वो ज्यादा अब वो इतना लेबर बहुत ही ज्यादा वो वाला काम होता है, एनर्जी वाला काम, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं बची है कि वो ये सब करे, क्या ठोकने पीटने का काम कर ले, इसलिए उसने भैंस पाल रखी है और उसका दूध बेच बेच के पैसे कमाता है। फिर वो बताते कि उनके पैसे कमाने कमाने में उसने 30 क्रॉनर्स कमा लिए हैं, और वो उसको खिड़की के पास वाले ड्रॉर में या फिर जो भी जगह होगी वहां पे रखता है। क्रॉनर्स एक वैल्यू होती है, करेंसी होती है स्वीडन की। ठीक है, 10 क्रॉनर्स के 3 नोट होते हैं। ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें वो चोर को बता रहा था खुद। अब रात होती है, दोनों सो जाते हैं, सुबह होती है, दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। पैडलर उसको थैंक यू कहता है, चले जाता है, दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। अब दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं, पर पैडलर वापस आता है, खिड़की का दरवाजा तोड़ता है और अंदर घुस जाता है, और अंदर घुसता है, फिर उसके बाद वो पैसे चुरा करके वापस बाहर आ जाता है। अब वो जब जा रहा होता है तो वो ना 2 रास्ते होते हैं, एक हाईवे वाला रास्ता होता है, एक जंगल वाला रास्ता होता है, तो जंगल वाला रास्ता चुनता है। अब वो जंगल वाला रास्ता इसलिए चुनता है ताकि जब वो हाईवे वाले रास्ते से जाए तो कोई भी पुलिस वगैरह उसको देख ना ले, ना वो जेल में चले जाएगा। ठीक है, तो वो जा रहा होता है जंगल के रास्ते से, चलो मैं चलता हूँ, चल रहा होता है और चलते उसको आधा घंटा बीत जाता है। अब भाई वो जहां से जा रहा था वहीं पे वापस आ रहा था, जहां से जा रहा था वहीं वापस आता था, जंगल में खोसा गया था। फिर उसको खुद पे गुस्सा आने लगता है, वो बोलते चल भाई मैं तो अब रेड ट्रैप में फंस गया, ये पक्का ये जो 30 क्रॉनर्स थे मेरे ये थे रेड ट्रैप की बेट थी, और मैं फंस गया नेचर के जाल में, अब मैं इस जंगल से कभी नहीं निकल पाऊंगा, मैं इधर ही फंस के रह जाऊंगा। फिर वहां पे लेट जाता है। अब वो उधर लेटता है ना, तो उसको ना आयरन मिल की जैसे आवाज आ रही है, ठक 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 टाइप की जैसे आती है आयरन मिल से, वैसे उसको आवाज आती है, और वो उधर जाता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो वहां पे उसको एक छोटा सा आयरन मिल मिलता है, वहां पे काम करता हुआ। ठीक है, वो अंदर घुस जाता है, तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको बुलाता है, ठीक है अंदर वो इशारे से बोलते है कि मैं यहाँ पे सो जाऊं, तो वो बोलते है कि हाँ हाँ सो जाओ। अब अनफॉर्चुनेटली पैडलर की इतनी किस्मत खराब होती है कि ये महीना जो चल रहा होता है ना, ये सर्दियों का महीना चल रहा होता है। अभी अभी जो आयरन मास्टर है, जो यानी उसका मालिक है आयरन मिल का, वही चेंज हुआ होता है, पहले कोई और होता है और अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। और जो ये नया वाला है, ये सुबह के बजाय रात को आता है काम चेकिंग करने के लिए, क्योंकि क्रिसमस चल रहा है, ठंड का माहौल है, तो ठंड में वर्कर्स ढंग से काम करे सो ना जाए, इसलिए वो रात को काम देखने आता है। अब रात को काम देखने आ गया होता है कि वो पैडलर को देख लेता है। अब पैडलर उसको क्लियरली नहीं देख पाता पैडलर को, बट वो देखता है और उसको मिसअंडरस्टूड कर देता है, उसको लगता है ये कोई उसका दोस्त है, तो उसको उठाता है, वो उसको बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे तुम यहाँ पे कैसे तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो, तुम इतने सालों बाद यहाँ पे, मुझे पता था तुम्हारा ये हाल हुआ होगा, तुम्हें ना छोड़ना नहीं चाहिए था। वो उसको कैप्टन समझता है, कैप्टन उसका दोस्त, वो उसको ये सब समझता है, और वो बोलता है कि प्लीज तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर आओ, ऐसा उसको बोलने लग जाता है। तो पैडलर मना करते हैं, नहीं नहीं मैं कैसा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसको लगता है कि जो कैप्टन है वो तो उसको कैप्टन समझ रहा था, तो उसको लगता है वो इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि वो उसके सामने एकदम गंदी तरीके की हालत में अपने दोस्त के सामने है, उसका दोस्त एकदम बड़ा आदमी और वो ऐसे भिखारी टाइप का बन चुका है, तो इसलिए वो शर्मा रहा है। तो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे घर में कोई नहीं है, तुम्हें तो पता ही है मेरी वाइफ तो बहुत साल पहले ही हमें छोड़ के चली गई है ना। और फिर दूसरी चीज वो बोलता है कि जो बेटा है वो बाहर जा रखा है, मेरे घर में खाली हम 2 जने, मैं और मेरी बेटी एडला। तो वो बोलते कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। तो बोलते है कि चलो ठीक है तुम रुको, मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ तुम्हें मनाने के लिए। अब वो अपनी बेटी को इसलिए भेजता है कि अकॉर्डिंग टू आयरन मास्टर उसकी बेटी की कन्विंसिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, किसी को भी कन्विंस कर सकती है वो। तो वो उसको बुलाता है, फिर वो आती है, फिर वो उसको कन्विंस करती है, और फिर जब वो उसको सोचती रही होती है ना, पैडलर तभी भी सोया होता है। अब पैडलर सोया होता है तो देखती है उसकी आंखें, एक आंख खुली एक आंख बंद है, तो एडला समझ जाती है या तो इसने चोरी करी है या तो जेल से भागा है, क्योंकि ऐसी नींद किसी चोर की ही हो सकती है या किसी कैदी की हो सकती है।
तो फिर वो उसको उठाती है, वो बोलते हैं प्लीज आप हमारे घर चलिए। अब एडला जो होती है ना ही वो इतनी सुंदर लड़की नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही काइंडनेस के साथ उधर बोल रही होती है, तो पेडलर उसको मना नहीं कर पाता और चले जाते हैं उसके साथ। वो बैठता है, मन ही मन उसको ऐसा हो रहा था कि फंस गया ना तू राइट ट्रैप में, अब तो तू जाएगा, अब वो तुझे शेरिफ के पास दे देंगे, अब तू चले जा, अब तू गया, अब तू मरा उनके हाथ से। अब क्या होता है कि रात हो रखी हो, सुबह हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि रात तक वो तो सो ही रखा होता है ना, तो सुबह हो जाती है। सुबह वो पहुंचते हैं और सुबह के टाइम पे वो बोलते हैं कि सर्वेंट्स को बोलता है कि तुम इसको नहला धुला के आ जाना। अब वो नहा धो करके नीचे आता है तो सब उसको देखते हैं, उसके पापा उसको देखते हैं। एडला बोलती है कि अभी वो आता ही होगा, डाइनिंग सजाने लग जाती है। तो वो आती है तो देखना, वो एडला डिस्कस करती है कि पापा क्या आप श्योर हो कि वही पर्सन है जिसको आप जानते हो? बोलते हैं हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। अब देखना वो तो उस टाइम पे इतना गंदा बन रखा था ना, इसलिए वो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, अभी वो सच धज के आएगा ना तो वो एकदम कैप्टन ही की तरह दिखेगा। तो जब आता है तो फिर जो आयरन मास्टर वो पहचान लेता है कि पैडलर है, कैप्टन नहीं है। और वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए इधर, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तो मैं अभी मैं शेरिफ को कॉल करता हूँ, शेरिफ को बुलाता हूँ। तो अब पैडलर गुस्सा आ जाता है, गुस्से को बोलते मेरी बात सुनिए। बोलते क्यों कहा पर परंतु बाद में करना, किंतु परंतु बाद में करना, पहले तुम शेरिफ के पास जाओगे। तो फिर आप पैडलर को गुस्सा आ जाता है, भाई उससे थोड़ा बोला था आने को, खुद लेके आए उसको। तो जोर से डाइनिंग पे हाथ पटकता है और बोलता है कि अब तुम मेरी बात सुनो आयरन मास्टर, ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, और तुम किसी दिन मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। जो 30 क्रॉनर्स, वो बोलता है कि मैं उसने 30 क्रॉनर्स का भी जिक्र नहीं किया। उसने बोला कि मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ, और एक दिन तुम भी बेट के चक्कर में, चारे के चक्कर में इस बड़े से रैट ट्रैप में फंस जाओगे। और ये सारी बातें आयरन मास्टर को एक जोक की तरह लगती है और वो हंसने लग जाता है। अब जब वो हंसने लग जाता है तो उसको बोलते हैं पागल समझी है क्या, हंसने लगे मेरी बातों में? तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुमने बहुत ही ढंग की बात करी है, पता नहीं कैसी बात करी है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं एक शेरिफ को नहीं बुलाऊंगा, पर तुम जल्दी से इधर से चले जाओ। जब वो जाने वाला होता है, ठीक है मैं चले जाता हूँ, तो एडला उसका रास्ता रोक लेती है। एडला बोलते हैं कि पापा देखो क्रिसमस का टाइम है, ऐसे किसी को घर से भेजना अच्छी बात नहीं होती, इसको घर पे ही रोकता है, इसको ध्यान रखते हैं। तो फिर उसके पापा भी मान जाते हैं, कन्विंसिंग स्किल है भाई लड़की की, ठीक है तो मान जाता है, तो वो रुक लेती है। अब वो रुक जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, क्रिसमस ईव होती है, नॉट क्रिसमस, क्रिसमस ईव होती है। और वो एंजॉय करते हैं, मतलब उस दिन पूरा दिन वो जो आदमी होता है वो सो रखा होता है, पूरा दिन वो सोता ही रहता है। सुबह हो जाती ना, सुबह हो जा रखी होती है, नाश्ता वो खाते हैं, फिर नाश्ते के बाद वो आदमी सो जाता है, फिर उसको दिन में उठाते हैं, दिन में खाना देते हैं, फिर थोड़ी उसको कंफर्टेबल एंटरटेन करते हैं, फिर उसके बाद फिर सो जाता है, फिर सीधा अगली सुबह उठता है। अब अगली सुबह उठता भी नहीं है, दोनों बाप बेटी चले जाते हैं चर्च में, क्योंकि क्रिसमस होता है। चर्च में उनको सुनने को आता है कि एक जो एक क्रॉफ्टर है ना, क्रॉफ्टर के ना पैसे लेके 30 क्रॉनर्स लेके कोई चोर भागा है, और वो भी इधर आयरन मिल में छुपा था रात को। तो अब वो समझ जाता है कौन आयरन मास्टर की वही है, पैडलर ही है। और वो बोलता है और रुकने दो, हमारी सारी सिल्वर स्पून, सारी सिल्वर प्लेट सब चुरा दिए होंगे, अब क्या करे, हे भगवान पता नहीं इस लड़की ने किसको रुकवाने को बोल दिया। तो वो जाते हैं गाड़ी में, सर्वेंट्स बोलते हैं कि आपका तो फिर वो बोलते हैं, सर्वेंट्स को पूछते हैं कि हमारे सारी सिल्वर स्पून है उधर, पेडलर कहाँ है, वो कहाँ गया, रेड ट्रैप सेलर कहाँ गया? वो बोलते हैं कि वो तो चला गया, हे भगवान सब कुछ लेके चला गया। नहीं नहीं वो लेके नहीं गया है, सर्वेंट बोलते हैं नहीं नहीं वो लेके नहीं गया है, इवन वो कुछ छोड़ के गया है मैडम के लिए, एडला के लिए। तो वो देखते हैं तो छोटा सा रैट ट्रैप होता है, उसके अंदर एक लेटर होता है, उस लेटर में लिखा होता है कि थैंक यू, एक थैंक यू नोट होता है वो, जिसमें लिखा होता है कि मिस किसको, एडला को, कि तुमने एक कैप्टन को बहुत अच्छा बना दिया। ऐसे वो लिखा होता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ना ही मुझे इतना ज्यादा एम्बेरस फील करवाया, बट मुझे रियलाइज करवाया कि मैंने कितना गलत किया किसी के साथ, मैं अच्छा बन चुका हूँ। ऐसे ऐसे लिखा था उस लेटर में। और लिखा है कि जो 30 क्रॉनर्स है प्लीज उस क्रॉफ्टर को आप मेरी बिहाफ पे रिटर्न कर लीजिएगा, और उसको मेरी बिहाफ पे ये दे दीजिएगा, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं अपना ओल्ड तरीका, ओल्ड वे पैसे कमाने का छोड़ दूंगा और कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तो यही चीज होती है, स्टोरी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो जो है एक स्टोरी है ऑन, स्टोरी किस बेस पे, इंडिगो महात्मा गांधी की स्टोरी है। अब हमारे बेसिकली 4 चैप्टर बचे हैं, 4 कर लिए, 4 बचे हैं, अप्रोक्स 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है।
तो जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होता है, इंडिगो स्टोरी हमारी महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई है। इसके ऑथर है हमारे लुइस फिशर। लुइस फिशर इसके ऑथर हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये बायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है। ये भी एक्सट्रैक्ट था, ठीक है। डीप वाटर। गांधी जी, राजकुमार शुक्ला, दो कैरेक्टर हैं स्टोरी के। और इंडिगो थ्रोज लाइट ऑन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेयरक्रॉपर्स एंड गांधी जी स्टेप टू द हेल्प them come out of the fear. Gandhi ji aim to improve the social and cultural stature of Champaran also. थीम, ठीक है। चलिए स्टोरी पे बढ़ते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है 1942 से, जब गांधी जी जो थे नए नए आए थे पॉलिटिकल फील्ड में। जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो नए नए गांधी जी आए होते इस फील्ड में। तो फिर बात है तब की, आश्रम की बात है, 1942 की बात है, सेवाग्राम में इंडिया के। जो हमारे गांधी जी थे उनको एक कुछ पूछना था ब्रिटिश से 1917 की बात। अब ये 1942 की है जब गांधी जी बता रहे हैं अपनी स्टोरी, ठीक है। किसको बताते हैं, लुइस फिशर को बताते हैं। बोलते हैं कि ये बात है 1917 की, जब अपने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1916 में एक दिसंबर के महीने में एक आर्ग्यूमेंट रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी के तरफ से लखनऊ में, जहाँ पे मुझे भी बुलाया था, जहाँ पे करीब 2301 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। और वहां पे कुछ पीजेंट्स भी आए थे। पुअर पीजेंट्स यानी कि जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो भी उधर आए थे, फार्मर्स बेसिकली। उनमें से एक था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और मुझे कोई एक प्रॉब्लम है अपनी मेरे डिस्ट्रिक्ट से फेस, कुछ अपने मेरा डिस्ट्रिक्ट दूर है, बिहार में है, और मैं वहां से इधर आया हूँ और मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। तो गांधी जी ने, जो गांधी थे ना, उन्होंने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था और उन्होंने थोड़ा टाइम भी मांगा, क्योंकि उनको अभी नेपाल में भी जाना था, हिमालयाज नेपाल वहां पे भी जाना था। फिर उसके बाद चंपारण पीजेंट जो है, उन्होंने बताया कि शेयर क्रॉपर्स के साथ ऐसा ऐसा काम हो चुका है। राज शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक आता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था राज शुक्ला, मतलब कि बहुत ज्यादा। वो अपनी विलेज की तरफ से आया था, अपने चंपारण की तरफ से आया था, एक लौता पीजेंट, उधर कंप्लेन लिखवाने की इतना सब कुछ कर रहे ब्रिटिश उसके साथ, ब्रिटिश लैंड और उसके साथ। तो गांधी जी बोल रहे तुम मेरे लिए वेट करो, मुझे अभी बहुत सारी जगह जाना है। तो लास्ट तो वो जहां पे भी गांधी जी जाते थे पीछे पीछे, जहां पे भी गांधी जी आ जाते थे वो पीछे पीछे आ जाता था, ठीक है। फिर गांधी जी ने लास्ट टाइम शुक्ला को बताया कि मुझे ना ऐसा करो, सुनो, अब मेरी एक लास्ट जगह बची है, कानपुर एक लास्ट जगह बची है। जब मैं उधर से अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम मुझे लेने आ जाना, फिर वहां से हम साथ में चलेंगे। ऐसा वो उसको बताते हैं और डेट को फिक्स कर देते हैं। अब जो गांधी जी होते हैं ना, वो शेयर कॉपर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होता है, ठीक है। कलकत्ता की बात है, पहुंचते हैं और शुक्ला उसको लेने आ जाता है। और जब शुक्ला उसको लेने आता है ना, तो थाइस में बैठा हुआ होता है उधर, ठीक है। गांधी जी आते हैं, फिर वो दोनों वहां से चल देते हैं। और कहाँ चल देते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के पास, वहां से चल देते हैं। अब ट्रेन से पटना की पकड़ते हैं, पटना से पकड़ते हैं बिहार में, और वहां से चले जाते हैं। तो फिर जब वो डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद पढ़ते हैं, तो उनके जो सर्वेंट होते हैं वो उनको अंदर आने नहीं देते राजेंद्र, क्योंकि उनको लगता है कि नीचे जात वाले के। इवन जो कुएं का पानी होता है ना, वो गांधी जी और पीजेंट दोनों को नहीं पीने देते, क्योंकि उनको लगता है कि लो कास्ट वाले हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ उन्होंने फेस किया। फिर वो उन्होंने ट्रेन पकड़ी, फिर वहां से वो चल दिए मेरठ की तरफ, मुजफ्फरपुर की तरफ, क्योंकि उनको सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाना था। जब गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, क्योंकि इसी बहाने वो शेयर क्रॉपर्स के बारे में थोड़े डिटेल से सुन लेंगे राजकुमार शुक्ला से। और फिर वो वहां से जाने लगे। फिर एकदम से चंपारण के बारे में बताया कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। तो क्या हुआ था, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई उनको, ठीक है। तो शुक्ला ने सब कुछ बताया। लेकिन जब अभी वो पहुंचे, अभी हम स्टोरी अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे उनके साथ क्या हुआ, अभी बताते कि जब वो उधर पहुंचे तो आर्ट्स कॉलेज है एक मुजफ्फरपुर में, टैगोर शांति निकेतन स्कूल भी है। तो वहां के जो जेपी कृपलानी है प्रोफेसर, वो उधर उनको लेने आए। इवन उनके साथ आधी रात हो गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे,
15 अप्रैल की बात है 1917 की। वो उधर आए और गांधी जी ने बोला कि हमें आज रात के लिए ना मलकानी के घर पे रुकना पड़ेगा। तो मलकानी मान भी गए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे ऐसे रेजोल्यूशन वाले लोगों को घर पे रुकवाना खतरों से भरा काम था, खतरों से भरा काम था। और उसमें जो मलकानी थे उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि गांधी जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए उनसे भी। अब उन्होंने सारी कहानी सुनी क्या हो रहा है चंपारण। तो चंपारण में हुआ क्या बेसिकली कि वहां के जो शेयर क्रॉपर्स थे ना बहुत सारे भोले भाले थे। मतलब कि क्या हुआ कि सबसे पहले जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे और जो पीजेंट्स थे उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। सबसे पहले क्या साइन हुआ था कि जो पीजेंट्स हैं वो ब्रिटिश का लैंड यूज करेंगे, उनको लैंडलॉर्ड देने की, उनको लैंड रेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गरीब थे उनके पास। उनको बस क्या करना है, अपने वहां पे इंडिगो उगानी है और उसके बाद कुछ अपना खेत, जितना बचा खेत होगा उसमें अपने मन का उगा सकते हैं, ऐसा उनको बोला था। और उससे जितना कमाओ कमा लो। लेकिन इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, आपने पढ़ा होगा कि उसको फर्टिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। एक बार इंडिगो उगा लेना तो उसी जगह पे दोबारा इंडिगो और कोई भी प्लांट नहीं उग सकता, ऐसी जगह होती है। तो अब उनको बार बार साल में 2 बार ही देना पड़ता था इंडिगो उगा करके, ठीक है। 2 बार ही देना होता था तो गए उगाते थे, देते गए, तो ये चलता रहा। और एग्रीमेंट ये था कि कोई भी वो एग्रीमेंट तोड़ेगा तो उसको वो पे करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा पेमेंट, हाँ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये एग्रीमेंट साइन होता है अच्छी तरह से 2-3 साल काम चलता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि ईस्ट इंडिया में, सॉरी ईस्टर्न पार्ट में वर्ल्ड के एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस इंडिगो का इन्वेंशन हो गया है, जहाँ पे लोग आर्टिफिशियल इंडिगो को यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल इंडिगो की अब कोई यूज ही नहीं रह गया है। तो ये बात जानते हैं वहां के लैंडलॉर्ड, तो एग्रीमेंट कैंसिल करवाने का सोचते हैं, लेकिन उनको पैसा भी नहीं देना था। तो वो कुछ भोले वाले पीजेंट्स को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हम ना आपने ना बहुत काम कर लिया, हम ना ये एग्रीमेंट कैंसिल करवाना चाहते हैं। आप ऐसा करिए कि हमें ना कंपेंसेशन दे दीजिए और वो आप लैंड हमें दे दो और आप वो इंडिगो उगाना बंद कर दो, ठीक है, ऐसा कर दो। तो ये बात सुन के पीजेंट्स बहुत सारे मान भी जाते हैं कि मतलब आप उगा लो उसमें जो उगाना है, जो कर मन का आप कर लो, बस हमें कंपनसेशन दे दो। और फिर कुछ लोग दे भी देते हैं और कुछ लोग उनमें से जो बाकी के बच्चे होते हैं वो नहीं देते, और जो नहीं देते उनको ठग से भिजवाए जाते हैं और उनको मार मूर के पैसे हड़प लिए जाते हैं। अब पैसे ले लिए, अब रिफंड चाहिए, इसलिए गांधी जी को उधर बुलाया है। अब गांधी जी उधर आते हैं और आते ही सबसे पहले वहां के लॉयर से मिलते हैं। अब वहां के लॉयर से मिलते हैं तो वो सारी बात उनको बताते हैं, लॉयर जी बताते हैं उनको कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ना मैं जो ऑफिशियल है, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है, उनसे मिलूंगा। तो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, पर वहां पे भी उनको कोई नहीं आता, वो कुछ नहीं बोलते, वहां पे उनको मिलते ही नहीं है वो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बार वो जाने की कोशिश करते कहीं और, तो फिर वहां पे भी उनको कोई नहीं मिलता। वहां पे उनको बोला जाता है कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, इस मामले में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है, सुप्रिटेंडेंट पुलिस होता है। फिर क्या हुआ कि एक बार गांधी जी को जाना था मोतीहारी में, चंपारण की कैपिटल में। तो वो उधर जाते हैं क्योंकि उधर लॉयर्स भी थे उनके। तो वो लॉयर जो थे वो अच्छी तरह से गांधी जी को ग्रीट करते हैं और वहीं पर मोतीहारी में ही उनका हेडक्वार्टर बना होता है। वहां पे सारी इन्वेस्टिगेशन प्लेस हो रही होती है कि कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि उनको केस जीतना है किसी भी हालत में, ठीक है। तब उधर पता चलता है और वो एलिफेंट में बैठ के जा रहे होते हैं। तो वहां पे जो सुप्रिटेंडेंट होता है ना वहां का, वो उनका रास्ता रोक लेता है, बोलता है तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, यहाँ पे आने की कोशिश मत करो। वैसे वो जा क्यों रहे होते हैं उधर, वो इसलिए जा रहे होते हैं कि वहां पे खबर आती है कोई पीजेंट्स को बहुत ही ज्यादा मारा मूरा गया, ऐसे वैसे कुछ खबर आती है, तो वहां पे जाते हैं। तो वो उनको रोकते हैं, पर गांधी जी तभी भी नहीं रोकते और वहां पे चले जाते हैं। फिर क्या था, उनको केस हो जाता है उनपे, फिर उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। अब जब उनको कोर्ट में बुलाया जाता है तो पहली बार इतने ज्यादा लोग उधर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि कोई बापू उनकी साइड से लड़ रहे हैं और वही खतरे में है, तो उनकी साइड से कौन लड़ेगा, तो सब लोग यूनाइट हो जाते हैं। अब गांधी जी को बहुत खुशी होती है देख के, क्योंकि पहली बार हमारे देश में यूनिटी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो सबको तोड़ तोड़ के रख दिया था। पहली बार यूनिटी हुई थी, तो फिर गांधी जी को छोड़ दिया गया, बेल दे दी गई और बोला गया इसको शांत करवाओ। शांत हुए, फिर बेल दे दी गई। तो गांधी जी ने बोला नहीं, मुझे बेल नहीं चाहिए, या तो आप डिसीजन अभी के अभी लो या तो आप मुझे छोड़ ही दो। तो फिर उन्होंने बोला कि रुको, अभी डिसीजन ना 15 मिनट बाद, मतलब कि आज कुछ दिनों में बताया जाएगा।
तो बोलते कि नहीं नहीं मुझे दिनों में नीचे लेना है तो अभी लो। तो फिर उनको रिजल्ट आता है कि उनको छोड़ दिया गया है। अब उनको मतलब कोर्ट का है तो फिर वो नहीं मानेंगे, तो फिर अभी वो पूरा अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं देते। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उनको छोड़ दिया गया है और उनकी वो हो गई है, मतलब कि वो निर्दोष है वगैरह वगैरह, ऐसे आता है। फिर वो पहुंचते हैं तो फिर गांधी जी पूछते हैं वहां पे लोगों से कि अगर मैं जेल में चले जाता तो तुम क्या करते, लॉयर से पूछते हैं। तो लॉयर बताते हैं कि जब वहां पे कहाँ से आते हैं, तो एक दिन पहले जब गांधी को पता था मैं जेल जाऊंगा, तो गांधी जी एक दिन पहले सबको फोन करके बुला देते हैं, तो इसलिए वहां पे आते हैं। तो सबको बोलते हैं अगर मैं जेल चले जाता तो तुम क्या करते, बोलते हम भी अपने अपने काम में चले जाते। तो फिर गांधी जी बोलते हैं तुम अपने अपने काम में चले जाते तो जहाँ चंपारण के लोग हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, इनका क्या होता। तो वो बोलते हैं कि, तो वो थोड़ी देर सोचते हैं, बोलते हैं कि बाहर का आदमी पीजेंट्स के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो हम अपने बिहार के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो वो सोचते हैं कि अगर आप जेल में जाते तो आपके पीछे पीछे हम भी जेल में जाते और पूरे स्ट्राइक लड़ते। तो इतना गांधी जी कहते तो बस अगर तुम ऐसी बात है तो हम तो चंपारण का बैटल ऐसे ही जीत गए। तो फिर लेफ्ट जो हमारे होते हैं, ये डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं। कौन, ये गांधी जी। ठीक है, वहां पे उनको सारा केस का मैटर होता है। अब अब ये लोग मान जाते हैं कि ब्रिटिश भाई इनका केस तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो केस सॉल्व होने लग जाता है। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, ठीक है आपको कितना चाहिए, सारा सबूत वबूत दिखता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। वो बोलता है आपको कितना परसेंट वापस चाहिए। तो बोलते हैं उनको लगता था पूरे की डिमांड करेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे इतना चाहिए, पर 50% चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं हम आपको खाली 25% देंगे। तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि रिफंड के मामले में उन्होंने बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं किया, मतलब कि उन्होंने, गांधी जी ने, मतलब वो भी, मतलब कि जितना वो दे रहा है उतना लेने को तैयार थे। फिर वो गए तो उधर गांधी जी ने बोला, वो वापस गए चंपारण में पीजेंट्स के पास, उन्होंने बोला कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें कितना पैसा वापस मिल रहा है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो ब्रिटिश थे हमारी यूनिटी के आगे झुके, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। और आगे से हमें अपने ऊपर किसी को भी राज दिलवाने नहीं देना है। ठीक है, आप फिर गांधी जी उधर देखते तो उधर देखते बहुत गंदी हालत है वहां पे, हॉस्पिटल, सैनिटाइजेशन सबकी बहुत बुरा हाल हो चुका है। ठीक है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो आश्रम से वो अपने 2 सेवकों को बुलाते हैं, जो कि अपने 2 डिसिपल्स को बुलाते हैं। एक अपना बेटा होता है, एक महादेव देसाई और एक निहारी पारगेश, दोनों को बुलाते हैं। दोनों डॉक्टर होते हैं, उधर का देखभाल करते हैं। अपने बेटे को बुलाते हैं देवदास, और अपनी वाइफ को बुलाते हैं। सब उधर प्राइमरी स्कूल में जो कस्तूरबाई होती है, वो आश्रम की क्लीनलीनेस के बारे में दिखा रही होती है। वहां पे खाली 3 दवाइयां होती है, एक क्विनिन, एक कैस्टर ऑयल और एक सल्फर ऑइंटमेंट। जब मलेरिया हो जाता था या फिर क्या बोलते, 3 मेडिसिन होती है उधर, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट। जब किसी की टंग में कुछ कोट हो जाता था तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, जब मलेरिया होता था तब क्विनिन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था, और कभी स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती थी तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी ने देखा कि ये तो बहुत बुरी हालत है, और वुमेन्स से फटे पुराने क्लोथ पहने हुए हैं। तो कस्तूरबाई से बोला कि जरा पूछ के उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ही कपड़ा है, इसके अलावा और कोई कपड़ा है ही नहीं, इसलिए हमें यही पहनने पड़ते हैं। तो फिर इतना सब कुछ हुआ तो गांधी जी ने पूरा चंपारण सुधारा, उधर सुधार बरका। और जब चंपारण ठीक ठाक हो गया तो बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि जो एक फॉरनर है, इंग्लिश मैन है एक, उसको इसके अंदर एक इंग्लिश मैन था जो कि गांधी जी की अंडर ही काम करता था। ठीक है, गांधी जी के अंडर था, उसका नाम था चार्लिस फ्रेरी एंड्रूज। इसका नाम था चार्लिस फ्रीड एंड्रयू। ठीक है, तो उनको बोला गया कि आप गांधी जी जब चले जाएंगे तो आप इधर का देखभाल करना, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया और एक लेक्चर दिया जो कि था सेल्फ रिलायंस के ऊपर, कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, अगर हम मिलजुल के तो हमें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, हम खुद ही को कंट्रोल करने के लिए इनफ है, हमें कोई हमारे ऊपर नहीं चाहिए, हम एकदम अच्छे से जिएंगे। तो ऐसा गांधी जी ने बोला था, और इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। अब आते हैं पोएट एंड पैनकेक्स में, क्या है इस चैप्टर में देखते हैं। ये अशोका मित्रन है, ये ऑटोबायोग्राफी है, एंटो पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है, और अगर इस चैप्टर में और देखे तो कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लिखवाओ के ले लो कितने कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। ठीक है,
तो Poet and Pancakes tell about the makeup division of the Gemini Studio Studies, which was an example of national integration. People from many religious and religion worked in the studio. It was the favorite place worked in the it was the favorite place of meeting for the poet as well. तो ये थीम है, थीम आप खुद से भी बना के देख सकते हो, पर इससे आपको जनरल आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैंने पीडीएफ लाई थी। ठीक है, इसलिए मैंने पीडीएफ लाई थी। तो चलिए देखते हैं क्या था इस चैप्टर में। तो सबसे पहले वाटर ब्रेक सबके लिए, हमें पूरा ठीक है। तो इसके जल्दी से 3 चैप्टर निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम एक जनरल डिस्कशन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पोएट एंड पैनकेक्स में हमें बताया गया कि पैनकेक एक मेकअप कंपनी की नाम था, जेमिनी स्टूडियो की। ठीक, सॉरी, पैनकेक एक मेकअप किट आता था, उसका नाम था जेमिनी स्टूडियो में। ये पैनकेक नाम का जो मेकअप का सामान था वो ट्रक भरकर आता था। ग्रेटा गार्बो ने ये यूज किया होगा, मिस गोहर ने ये यूज किया होगा, विजया मित्रा ने भी इसको शायद यूज किया होगा, बट रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, ऐसा पहली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो, वो पता है कहाँ पे बना है? रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल्स के अपर बिल्डिंग में बनाया गया है। अब वहां पे आपको डजन ऑफ बिल्डिंग मिल जाएगी उस सिटी में, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? एक बाहर के, मतलब एक फाइट, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? एक इंग्लिश सोल्जर टाइप के थे। ठीक है, जिन्होंने क्या करी थी, क्या करा था, रिमोट कॉर्नर पर फाइटिंग, जो बैटल्स करे थे रिमोट कॉर्नर पे फाइट करे थे, और एक मैडन थी सेंट मैरी चर्च पे, उनके साथ शादी करी थी। ठीक है, फिर मेकअप रूम के बारे में बताते हैं कि जो मेकअप रूम है वो ऐसे भरा हुआ होता है, वहां पे हेयर ऐसे कट के हेयर कटिंग होती है, लेकिन वो इतना गर्म होता है, जो लाइट्स होती है वो सीधा मुंह पे लगती हैं, और मुंह पे लगने के बाद तो भाई इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है उधर मेकअप करने पे भी। पहले बोलते कि उधर का जो कैप्टन था बंगाली था, फिर उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया, फिर एक आंध्रा आया, फिर एक मद्रास का आया, एक क्रिश्चियन आया, एक एंग्लो बुर्मीज आया, एक लोकल तमिल भी आया। तो इतने सारे उसके पास आए। एक यहाँ पे ही हमें एक नेशनल इंटीग्रेशन देखने लग जाता है। ऑल इंडिया रेडियो से पहले नेशनल इंटीग्रेशन तो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप रूम में ही हो गया था। ठीक है, तो ऐसे बताते हैं, किससे? ऑल इंडिया रेडियो से पहले और दूरदर्शन से पहले इधर ही हो गया था, ऐसा ऑथर बोलते हैं। फिर वो बताते हैं कि कितना मुश्किल होता है, मतलब कि इतना ज्यादा मेकअप भर के आता है, और फिर जो ये काम है ये शुरू हो जाता है लोगों को अगली बनाने का। अब जो ये काम है ना, ये हायरार्की में बांटा गया है, मतलब कि जो हायरार्की मतलब कि एक सीरीज, जैसे कि इसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, हायरार्की है ना, इसके बाद ये, उसके बाद वो। तो वैसे ही एक वहां पे जो मेरी स्टूडियो में भी बन रखी थी मेकअप रूम की, कि जो चीफ मेकअप मैन होगा वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाएगा, यानी कि उसका मेकअप करेगा। जो सीनियर असिस्टेंट होंगे वो जो सेकंड हीरो हीरोइन होगा उनका मेकअप करेगा, और जो जूनियर असिस्टेंट होंगे वो मेन कॉमेडियन का करेगा, एंड बाकी का ऐसे चलता रहता है। अब अगर मान लो क्राउड शूटिंग होती है तो उनका मेकअप कौन करता है? तो उनका मेकअप करता है ऑफिस बॉय। यस, जेमिनी स्टूडियो का एक खुद का एक ऑफिस बॉय भी था। वो ऑफिस बॉय जो था जेमिनी स्टूडियो में, वो क्या करता था, एक तो पेंट वाली बाल्टी होती ना, उसमें भर के पैनकेक का मेकअप लेता था, और जो क्राउड के मुंह में वो जो पेंट रोलिंग आता ना, रोलिंग टाइप का, उससे सबके मुंह में मारता जाता था, थप 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 थप, इतना भर भर के। ठीक है, मेकअप करते जाता था, ऐसे लगता था अगली बनाने के लिए। फिर क्या होता है कि जब भी ऑथर अपना काम कर रहे होते थे, खैर उनके अकॉर्डिंग तो ये काम था, लेकिन बाकी लोगों के लिए टाइम पास था, कोई समझता ही नहीं था उनके काम को काम। उनका काम ये था कि फ्रेंच विंडोज जो होती है ना, और ऑथर को पता भी नहीं था कि उनको फ्रेंच विंडोज कहते हैं। इनका ऑथर कौन है? अशोका मित्रन। तो उनको पता भी नहीं था कि इनको फ्रेंच विंडोज कहते हैं। तो बताते हैं कि जो ये होता है, फ्रेंच विंडोज जो होती हैं, वहां उसके सामने उनका टेबल था, वहां पे बैठ के वो कुछ कटिंग पेस्टिंग का काम करते थे, जो उनका काम था। बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम होता है, लेकिन उनके काम को कोई काम ही नहीं समझता। तो ऑफिस बॉय हमेशा उधर आता था और अपनी कहानियां सुनाने लग जाता था। अब उसकी कहानियां होती किसके ऊपर थी? उसकी कहानियां ऊपर होती थी जो था
उसका जाने दुश्मन की, मतलब नहीं, बेसिकली उसकी कहानियां होती थी कि वो इस यहाँ पे इसलिए आया था कि वो ना एक ना मेन एक्टर बन जाए, मेन एक्टर नहीं तो एक पोएट ही बन जाएगा, या फिर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा इधर आके, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा इधर आके। तो ये सब सोच के वो उधर आया था और अपनी कहानियां ऑथर को सुनाए रखता था। और जब वो अपनी स्टोरी, अपनी लंबी लंबी कहानी ऑथर को सुनाता था तो ऑथर प्रे करता था कि काश भगवान आज क्राउड शूटिंग रखवा दो, प्लीज आज काश क्राउड शूटिंग हो जाए। लेकिन वो आज ये उसको जेमिनी स्टूडियो में सबसे प्यार था सिवाय एक को छोड़ के, जिसका नाम था सुब्बू। अब सुब्बू को था, सुब्बू का पूरा नाम था कोथामंगलम सुब्बू। कोथामंगलम सुब्बू जो है वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर आता था, नंबर 2 पोजीशन थी उसकी। सबसे तो बॉस की होगी, क्यों? क्योंकि बॉस सबसे पहले तो बॉस को बहुत ज्यादा पटाके रखने वाला था, नॉट इन द सेंस, वो दिल का भी अच्छा था, वो सारा काम करता था। अगर कोई प्रोड्यूसर उसको बोले कि भाई तुम ये वाला ऐसा ऐसा सीन है, एक रैट जो होता है ना टाइग्रेस को मारता है और उनके बच्चों को छोड़ देता है, ये सीन है, तो जो सुनता था तो वो कुछ वेज बताता था, मान लो 4 वेज बता दिए। अगर उसको ये भी पसंद नहीं आए तो फिर वो 14 या 13 मोर ऑल्टरनेटिव लेकर के उनके पास, 14 मोर ऑल्टरनेटिव लेकर के उसके पास आ जाता था, और उनमें से कोई ना कोई तो प्रोड्यूसर को समझ में आ ही जाता था। और सुब्बू के उस दौरान वो गोल्डन ईयर्स चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सुब्बू नंबर 2 पे चल रहा था, तो इसलिए तो गोल्डन ईयर्स चल रहे थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा खासा चल रहा था सुब्बू के लिए काम। लेकिन ऑफिस बॉय वो बहुत ज्यादा चिढ़ता था उससे, किससे? सुब्बू से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वही है जो चेलापंती करता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है बॉस के, और उनको और लोगों के बारे में सोचने ही नहीं देता। ठीक है, वो बोलता था कि वो बहुत ज्यादा ओवरशोड है, ये ड्राफ्ट है, ये लिटरली जो भी है सब कुछ बोलने लग जाता था। एक बार उसकी शूटिंग हुई थी थिलाना मोहनमल, ठीक है, जिस नाम की, या फिर देवदासीज 20th सेंचुरी में, और उसने लिटरली जो मेन रोल होता है ना, मेन जो एक्टर होता है, खैर उसने तो सेकंड लीड रोल निभाया था, लेकिन उसने जो करा था परफॉर्मेंस वो मेन लीड से भी बहुत अच्छा करा था। पता नहीं क्यों उसको सेकंड लीड में लिया। ऐसा सब कहानी होने लग जाती है। फिर उसके बाद बताते हैं कि एक बार एक कांड हो गया था ऑफिस में। क्या? एक ना पोएट की बैठक बैठी थी, पोएट्स की एक बैठक बैठी थी, जिसमें एक लॉयर भी था, या लॉयर, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो लॉयर था ना वो ना शूटिंग का काम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वहां पे एक लड़की की ना किसी के साथ बहस हो जाती है। वो लड़की ना कंट्री साइड से आई थी। अब वो गुस्सा करते थे, चिल्लाने लग जाते हैं, तो लॉयर उसकी वीडियो बना लेता है। लॉयर उसकी वीडियो बना लेता है, तो जब उसको गुस्से शांत हो जाता है वो उसको दिखाता है, और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करती है। अब कैसे वे में उसने बोला, और वो वहां से छोड़ के भाग जाती है। ठीक है, वो वहां पे छोड़ के भाग जाती है। फिर फिर लॉयर सोचते है मेरा इंटेंशनली नहीं था, मतलब उसको सब बोलते हैं कि इसने इसने बहुत सारे लोगों को जेमिनी स्टूडियो से बाहर निकलवाया, जिसमें से ये लड़की भी आती है। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग वो उसने जानबूझ के नहीं किया था, ये तो गलती से उससे हो गया था। अब जो उस डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म थी जनरली खादी धोती थी, वही वहां पे ये लोग ज्यादा पहनते थे, कोट शूट पहन के। खाली लीगल जो लॉयर है, लीगल एडवाइजर, वही पहन कर आता था कोट वोट पहन के, बाकी सब जनरली खादी पहनते थे। फिर यहाँ पे बोला गया है आगे कि ज्यादा कुछ इधर फिल्म में नहीं आया, इधर बताया कि जो जेमिनी स्टूडियो है ना, उनके कुछ फेवरेट पोएट्स थे। कौन? संगो सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और बाकी सारे, जो एक से एक पढ़ के एक कविता लिखते थे। और अगर बात, और पोएट का एक डिपार्टमेंट बन रखा था, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पोएट्स बनाते थे, पोएम्स बनाते थे, और चाय वगैरह बैठ के उधर पीने लग जाते थे। लेकिन ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं, तो फिर बाद में उसको बंद करवा दिया था। लेकिन अभी नहीं, अभी बाकी है स्टोरी। फिर बाद में क्या हुआ कि ये सारे पोएट्स ना कॉफी वगैरह पीने आते थे उधर, और नाइट में स्पेशली वो बैठते थे, चाय वाय लगा ली, और फिर वो बातें करने लग जाते थे। किस बारे में बात करते थे? कांग्रेस के बारे में बात करते थे, कम्युनिज्म के बारे में बात करते थे। ज्यादातर लोगों को तो कम्युनिज्म बिल्कुल पसंद ही नहीं था। कम्युनिस्ट कि भाई कैसे लोग होते हैं, अपनी वाइफ को भी मार देते हैं, अपने बच्चों को भी मार देते हैं, अपने प्यार को भी मार देते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनको भी मार देते हैं। भाई ऐसे लोगों को तो एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे बात होती रहती थी उधर अबाउट कम्युनिस्ट के बारे में। फिर यहाँ पे बोला गया था कि एक बार क्या हुआ कि एक
जो फ्रैंक बचमैन्स मुरल रेजिमेंट है आर्मी, वो आई थी, विजिटेड मद्रास में आई थी 1952 में जेमिनी स्टूडियो में आई थी, मद्रास से जेमिनी स्टूडियो में आई थी। ठीक है, और एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सर्कस भी उधर आया था। ठीक है, जो कि ट्रेपेज करता था। ट्रेपेज क्या होता है कि एक उछलना कूदना टाइप, स्टंट्स वगैरह करना। ठीक है, तो वहां पे 2 प्ले हुए थे, एक था जोथम वैली और था एक फॉरगॉटन फैक्टर। उसके बाद से इन दोनों प्ले इतने हिट हुए, ये दोनों प्ले इतने हिट हुए कि अब जब भी जो सुबह मॉर्निंग वाला सीन होता था वो हमेशा किसका दिखाया जाता था, जोथम वैली की तरह। जैसे जोथम वैली में सुबह वाला सीन होता था ना, अब उसके बाद से हर किसी एक्ट का वो वैसा ही सुबह होने वाला सीन होता था, बहुत ही बढ़िया होता था। और ये दोनों प्ले बहुत ही ज्यादा ऊपर तक गए थे। उसके बाद इधर बताया गया है कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो अब बहुत ज्यादा आने लगा था। फिर उसके बाद मतलब प्रसिद्ध टाइप का होता है ना, नाम में आ रहा है जेमिनी स्टूडियो, वाओ जेमिनी स्टूडियो, अच्छा जेमिनी स्टूडियो में नोन में आने लग गया था। ठीक है, फिर उसके बाद बताते हैं कि यानी कि इतना हो गया था कि विकतन वीकली मैगजीन में भी इसका जिक्र हुआ था, किसका, जोनाथन वैली का। और लेकिन हाँ, मैनचेस्टर गार्जियन जो लंदन टाइम्स है उसमें नहीं हो पाया था। ठीक है, ऐसी कुछ और चीज हुई थी। एक बार क्या हुआ कि एक इंग्लिश मैन जो था उसको बोला कि वो आ रहा है इधर, कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो में। तो वो आया, सब लोग सोचने लगे कि है कौन ही इंग्लिश मैन, आखिर ये है कौन ही इंग्लिश मैन। ठीक है, और एक और चीज की जो ये पोएट वाली थी, जहाँ पे पोएट बैठ के गपशप लड़ा रहे थे, इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि ज्यादा जेमिनी स्टूडियो को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिसके चलते लॉयर की भी जॉब चली गई। तो फिर ये पहला लॉयर था जिसकी पोएट्स की काम करने ना करने की वजह से जॉब चली गई। बताओ कितना बैड लग रहा है भाई इस लॉयर के लिए। तो फिर क्या हुआ कि जो इंग्लिश मैन था वो आया उधर, और सब लोग सोचने लगे कि यार ये पोएट है या फिर कोई राइटर है या फिर कोई डायरेक्टर है, कौन है ये। सब लोग यही सोच रहे थे और अपने गेसेस कर रहे थे। लेकिन सब ने बोला कि एस एस वासन प्रोड्यूसर है तो ये भी प्रोड्यूसर होगा, या फिर ऐसे ये भी कुछ डायरेक्टर वायरेक्टर होगा, एडिटर होगा। तो फिर वो आया और उसने बोला, लेकिन वो बात उसने क्या बोला किसी को कुछ समझ में नहीं आया और फिर वो चला गया। फिर कुछ साल बाद जो हमारे ऑथर है वो ऐसे चल रहे थे, तो चलते चलते वो द अकाउंटेंट नाम की बुक उन्होंने पढ़ी थी। तो फिर जो जब वो पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ी थी उन्होंने, तो फिर जा रहे थे उधर, तो उनको 25 पैसे में एक बहुत अच्छी किताबें वहां पे पढ़ी पढ़ी मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे क्यों मिल रही है। तो उन्होंने बोला था कि एक रशियन रेवोल्यूशन को 50th एनिवर्सरी है उसकी, तो इसलिए हम रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी है, इसलिए हम इतने छोटे अमाउंट में भी ये बेच रहे हैं। तो वो एक बुक खरीदता है जिसका नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड, और जब वो पढ़ता है तो पहले पेजेस में उधर बहुत सारे राइटर्स का नाम लिखा होता है। ठीक है, और उनमें से एक होते हैं स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, और द अकाउंटर जो उसने बुक पढ़ी थी उसके भी स्टीफन स्पेंडर होते हैं, और जो इंग्लिश मैन आया होता है वो भी स्टीफन स्पेंडर होता है। और जब ऑथर ये सुनते हैं स्टीफन स्पेंडर, तो वो समझते हैं कि वो अपने किसी खोए हुए भाई से मिल चुके हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चलिए अब हमारा द इंटरव्यू चैप्टर आता है। इंटरव्यू चैप्टर में जो हमारे ऑथर हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इसकी जो थीम है, स्टोरी इज अबाउट इंटरव्यू है। The chapter throws a light on the point of view of people. Some believe that the interview help on the nose and the opinion interviews in the personally. या पढ़ लीजिएगा। अब इसका भी गोइंग प्लेसेस का भी पढ़ लेता है ताकि दोनों की समरी हम साथ में कर ले। शॉर्ट स्टोरी है सोफी, जेजी, जियोफ, 3 कैरेक्टर हैं इसके। और द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल सोफी हु वाज अनरियलिस्टिक ड्रीम्स इन लाइफ एंड लिव्स इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड, बट दीज थिंग्स नेवर हेल्प एनीवन accomplish the things in life. चलो इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि इंटरव्यू क्या होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा खाली कुछ लोगों का मानना है। कुछ एक्टर्स से पूछा गया कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, तो कुछ बताए कि भाई ये तो कर्स है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए। कोई बोलता है कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए, अगर ये होगा तो मतलब ये श्राप है, ये मतलब ऐसा है कि किसी ने तुम्हारे विंड पाइप पे अंगूठा लगा दिया हो, ऐसा है ये। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत सही नहीं है।
और एक तो केस ऐसा आया कि एक ने बोला, कौन थे वो, रॉडयार्ड किपलिंग। रॉडयार्ड किपलिंग ने बोला था कि एक बार वो और उनकी वाइफ जो थी होटल में खाना खाने गई थी, वहां पे कुछ रिपोर्टर्स की नजर उनको पड़ी और वहीं पे उनका इंटरव्यू लेने लग गए। उनकी वाइफ थोड़ी भड़क पड़ी और उन्होंने बोला कि तुम्हारी इसीलिए तो हम कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते, कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं है, कहीं पे भी उठ के आ जाते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि जो ये इंटरव्यू है ये इमोर्टल थिंग है, इसका बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, क्राइम है। इस इंटरव्यू जो भी लेने वाला है और करने वाला है दोनों ही बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। वो अलग बात है, उन्होंने बाद में चल के बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं रॉबर्ट किपलिंग ने, पर ये बात अलग है। फिर यहाँ पे पार्ट 2 में एक वो भी लिया गया है इंटरव्यू, किसका लिया गया है, 2 लोगों का। एक मुकुंद ने लिया था अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है, साथ ही साथ एक नोवेलिस्ट है। उनके अकॉर्डिंग वो ऐसे नोवेलिस्ट है जो संडे को नोवेल लिखते हैं, ठीक है, उन्होंने नोवेल लिखी है और संडे को नोवेल लिखते हैं उनके अकॉर्डिंग, और उनको बहुत सारी स्पेशलिटीज के बारे में उनको बताया। अब क्या बताया, जैसे अम्बर्टो इको ने बताया, मैं संडे में नॉवल इसलिए लिखता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ कि संडे में नॉवल लिखता हूँ, जबकि एक्चुअली मैं अपने फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस में लिखता हूँ। अब एम्प्टी स्पेस क्या होता है, जैसे कि मान लो आप लिफ्ट में हो और जब तक आप ऊपर आ रहे हो तब तक मैं एक पोयम, एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, तो ये मेरा फ्री स्पेस है, उनको मैं यूज करता हूँ। और अगर इस दुनिया का सारा एम्प्टी स्पेस यूज कर ले तो वो हमारी सारी एम्प्टी स्पेस को यूज करके अपनी मुट्ठी में वो कर ले, सारे टाइम हम यूज करते हैं तो ये दुनिया पूरी एक मुट्ठी जितनी हो जाएगी, इतना ज्यादा एम्प्टी स्पेस है हमारी इस दुनिया में, ठीक है। तो वो बताओ उन्हीं का यूज करता हूँ, इसी वजह से मैं इतना बड़ा हूँ। फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी द नेम ऑफ द रोज, जो कि 10 मिलियन कॉपीज लगी थी। उनके अकॉर्डिंग ये मिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर वो कुछ साल पहले या कुछ साल बाद इसको रिलीज करते तो शायद ये इतनी नहीं बिकती। उनको किसी ने कहा था कि ये इतनी नहीं बिकेगी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक है और लोगों को ट्रैश पढ़ना पसंद है। लेकिन कुछ 10 मिलियन लोगों की बुक बिकी, यानी कि 10 मिलियन लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड बुक्स पढ़ना पसंद है। फिर वो बोलते हैं कि मैं एम्प्टी स्पेस का यूज करता हूँ, सबसे पहली चीज। सेकंड थिंग उन्होंने बोला कि मैं एज अ प्रोफेशनल प्रोफेसर हूँ, बट मैं नोवेलिस्ट लिखता हूँ, लेकिन लोग मुझे नोवेलिस्ट के नाम पे से ज्यादा जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने फेमस बुक्स लिखी हैं, जब भी लिखी हैं तो ऐसा वो बोलने लग जाता है। पर मैं ज्यादा चाहता हूँ कि लोग मुझे प्रोफेसर के नाम पे ज्यादा जाने। फिर अपनी जर्नी की स्टार्टिंग बताता है कि जब वो 22 साल के होता है तो एक बार उन्होंने अपना क्या प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें उनके सर को प्रोजेक्ट इतना पसंद, प्रोफेसर को इतना पसंद आया था कि उन्होंने उसकी बुक ही बना ली। तो ये सब होता है। 30,000 कॉपीज तो एक ही कंट्री में बिक जाती है उनकी। तो बस ये चीज होती है, इसमें ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ये। फिर बात करते हैं आप मेन स्टोरी की, गोइंग प्लेसेस की। ये हमारी लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पोयम के लिए इसमें, क्योंकि वीडियो तब बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। चलो इस स्टोरी का शॉर्ट समरी ले लेते हैं। ये स्टोरी है एक सोफी और जेंसी, 2 लड़कियां हैं, सोफी जेंसी जियोफ। सोफी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाली लड़की होती है और जेंसी प्रैक्टिकल थिंकिंग करने वाली। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। दोनों एक दिन स्कूल से जा रही होती है तो जेंसी सोफी को बोलती है कि सोफी जेंसी को बोलती है कि मैं जब बड़े हो जाऊंगी ना तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी बोलती अच्छा तुम बुटीक खोलोगी, तुम्हारे पास पैसे आएंगे? तो कहती मैं ना मैनेजर बन जाऊंगी किसी की, तो ना उससे पैसे भी आ जाएंगे, फिर मैं बुटीक खोलूंगी। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना तो सबसे पहले घर बदलवाना, इतना जो सुंदर घर है तुम्हारा। और दूसरी बात, तुम्हारे पापा कभी अलाउ करेंगे? हमारी जो बिस्किट फैक्ट्री है उसी में हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन तो सोफी उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो सोच रही कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फिर मैं इतना पैसा कमा लूंगी। फिर मौसम खराब होने लग जाता है और वो अंदर चली जाती है। अंदर चलाती जेंसी को अंदर बुलाती भी नहीं कि बारिश भीग हो रही है। तो वो बोलते हैं अगर तुम्हारा पैसा आएगा तो सबसे पहले इस घर का रिपेयर वो करवा लेना, रिनोवेशन, और दूसरी बात थैंक यू मुझे अंदर बुलाने के लिए। जबकि वो बुलाती भी नहीं, तो ऐसे आयरनिकली वो उसको बोल रही है। फिर जेंसी अपने घर चली जाती है, सोफी अपने घर चली जाती है। सोफी अंदर जाती है तो उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है, डेरिक, कि देख रहे हो यही है वो जिसको लगता है कि पैसे ना पेड़ पे उगते। पापा पापा देखो देखो, उसकी मम्मी फॉग में पूरा खाना बना रही है, वहां पे खास रही है क्योंकि इतना धुआं धुआं हो रखा है। तो ये लाइफ जो वो जी रही है ना वो उसके सपनों की लाइफ से बहुत ज्यादा अलग है। सीधे वो सबसे पहले अपने भाई के कमरे में जाते हैं। उसका भाई का नाम जियोफ है, वो अपना काम कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कुछ काम, अपना बाइक ठीक कर रहा है, ठीक है। वो उसको बताती है तुम्हें पता है, वो उसको देख रही होती है, उसको लगता है कि जियोफ ना एक अलग ही दुनिया में रहता है, सॉरी अलग ही दुनिया में रहता है। उसकी ना एक अनयूजुअल वर्ल्ड है जहाँ पे वो रहता है, मुझे नहीं बता रहा उसके बारे में। फिर वो सोचने लग जाती है कि वो बाइक के पीछे उसके बैठी है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, वही। फिर उससे अपने मनगढ़ंत उसको लगता है कि जियोफ उसको अटेंशन दे,
तो इसलिए वो झूठी कहानियां बनाने लग जाती है। वो बोलते तुम्हें पता है मैं ना डैनी कैसे से मिली, डैनी कैसे फेमस फुटबॉलर का नाम है, मैं उससे मिली। तो जियोफ बोलता तुम क्या बोल रहे हो, तो सही में, अच्छा बताओ कैसे दिखता है। बोले तुम्हें पता है ना वो कैसा दिखता है, लंबा सा है, उसकी नीली नीली आंखें हैं और उसकी हाइट उतनी भी लंबी नहीं है जितना टीवी में दिखता है। तो जियोफ बोलता है अच्छा। फिर वो जाता है और पापा को बताता है। पापा बोलते हैं कि ऐसी बात है तो मैं कह दूं मैं अमिताभ बच्चन से मिला हुआ हूँ ऐसे बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं पापा, उनको लगता है कि जो जियोफ है उससे देखा है उसको मिलते हुए, तो इसलिए वो बोलता है कि भाई डैनी कैसे अभी बच्चा है, उससे अच्छा तो टॉम फ्रिक खेलता था, है ना। तो ऐसे बोलते हैं यार पापा बच्चा 22 साल का हो गया, वो बच्चा थोड़ी ना है। तो बोलते हैं अरे हाँ पर वही की हमारी सचिन तेंदुलकर की बात तो और थी, विराट कोहली तो धोनी कैसे भी खेल रहा है, हमारी सचिन तेंदुलकर की बात तो कुछ और ही थी। वही चीज दोनों के बाप बेटे के बीच में बहस होने लगता है। वहां पे तब पता चलता है उसके पापा को कि सोफी ने बात बताई है कि वो डैनी कैसे से मिली। तो सोफी ने बोला तुम अपने इस मन घड़ंत वर्ल्ड में रहना बंद करो, किसी दिन तुम बहुत बुरी फंसोगी। उसके पापा को उसके बारे में सब कुछ पता होता है। तो फिर वो बोलती है कि चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे ना उसने डेट में बुलाया। तो बोले तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बात कर रही हो, उसकी जिंदगी में इतनी सारी लड़कियां, वो तुम्हें क्यों बुलाएगा। बोलते मुझे पता है ना उसने मुझे बुलाया और कल वो सैटरडे को मिलेगा वो मुझसे। फिर सैटरडे होता है, वो जाते हैं उधर, तो मैच देख के आते, डैनी कैसे जीत जाता है। बोलते देखो मेरा डैनी कैसे जीत गया, देखो मेरे डैनी कैसे जीत गया, ऐसे बोल बोल के वो चली जाती है। अब जेंसी उसके पास आते हैं, वो बोलते कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। तो बोलता है मैंने जियोफ को मना किया था कि किसी को ना बताए। बोले तुम्हें कहाँ से पता चला। तो बोलते कि तुम्हारे जियोफ ने मेरे भाई को बताया। तो फिर वो बोलते यार ये जियोफ भी ना। फिर वो जेंसी को, सोफी को लगता है कि जियोफ ने जेंसी को ये वाली बात भी बता दी कि आज उनकी डेट है। तो जेंसी बोलती है यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम मुझसे मिली। तो ये बात बोलती है ना, तो फिर चुप हो जाती है, थोड़ी खुश भी हो जाती है कि अच्छा इसको भी नहीं पता। तो बोलते हैं ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, पर तुम किसी को मत बताना। तो बोलते कहाँ यार मैं नहीं बताऊंगी किसी को कि तुम मुझसे मिली थी। फिर वो दोनों चली जाती है। सोफी रात हो जाती है, उसका वेट करती रहती है पर डैनी कैसे नहीं आता है। फिर रोते रोते घर जाती है, वो सोचती है अपने भाई को क्या बताऊंगी, उसको कितना बुरा लगेगा कि मैं डैनी कैसे से नहीं मिली, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो फिर उसके पापा भी उसके पापा की साइकिल जो होती है ना क्लब के बाहर होती है, तो उसको लगता है कि अच्छा वो मेरे पापा भी घर नहीं पहुंचे, नहीं तो सवाल जवाब करने लग जाते। तो रोते रोते घर पहुंचती है वो। अब यहाँ पे पता चलता है कि जो ये सारा था ये सोफी सपना देख रही थी। सच्चाई ये थी कि वो सैटरडे को उसका मैच देखने गई थी, उसने कभी डैनी कैसे से मिली ही नहीं थी। आखिर वो बताते डैनी कैसे से कहाँ मिली। वो ना विंडो शॉपिंग मतलब बाहर से देख रही थी शॉप के आगे। तो वहां पे उसको मिला। उसने बोला डैनी कैसी से कि क्या आप डैनी कैसे हो। तो डैनी कैसे ने बोला हाँ हाँ। तो बोलते मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा, मेरे छोटे भाई डेरिक आपका बहुत बड़ा फैन है। तो बोलते बस मेरे पास पेन पेपर नहीं है, ऐसा करना तुम मुझे सैटरडे को मिलना तब पेन पेपर लेके आना। और इसीलिए वो सैटरडे को गई थी। तो गाइस समरी में पूरी हो गई फ्लैमिंगो बुक का वन शॉट। हमने 2 घंटे में कर लिया है, थोड़ा बड़ा था बट इट्स ओके, हमने ढंग से कर लिया है, यही बड़ी बात है। माइंड मैप के साथ हमने थीम भी कंसिडर कर ली, थीम हो गई। अब आपको आंसर लिखने में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थीम कर ली, ऑथर्स कर लिए, समरी कर ली। समरी हमने 2 बार कर लिया, एक बार चैप्टर पढ़ते समय और एक बार अभी, एक जनरल डिस्कशन टाइप का हो गया। पोएम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। पढ़ते रहिए, आपके पास कम टाइम है, पढ़िए और कहर मचा दीजिए एग्जाम्स में।